अब हम स्टार्ट करते हैं द पेज 657 सेक्शन 3 रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी। तो इसमें है दी abnormal uterine bleeding। दिस इज़ द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल menstrual वॉल्यूम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इसमें यह है कि जो मेंस्ट्रुएशन है उसके नॉर्मल वॉल्यूम में, ड्यूरेशन में और फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी में कोई ना कोई डेविएशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नॉर्मल से हटकर हो जाएगी डेविएशन। और इसमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है। कॉजेज आर पाम, कॉइन। स्ट्रेचरल रीजंस के लिए हम याद रख सकते हैं पाम, और कॉइन को हम याद रख सकते हैं फ्रॉम द नॉन स्ट्रेचरल कॉजेज। स्ट्रेचरल में है पॉलिप, अडीनोमायोसिस, लियोमायोमा, मैलिग्नेंसी और हाइपरप्लाजिया। अडीनोमायोसिस का ये मतलब है कि जो यूट्रस होती है उसकी जो मिडल लेयर है, जो मायोमेट्रियम है, उसमें कोई ना मायोमेट्रियम की जो है वो इसमें abnormality हो जाती है। इसमें है adenomyosis occurs when the tissue that normally lines the uterus, that is endometrial tissue, grows into the muscular wall of the uterus। इसमें ये होता है कि जो सा एंडोमेट्रियल टिश्यू है, यानी जो इनर लेयर को लाइन करने वाला टिश्यू है, वो मस्कुलर वॉल यानी मायोमेट्रियम के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाता है। द डिस्प्लेस्ड टिश्यू कॉन्टिन्यूज टू एक्ट नॉर्मली, लेकिन वो टिश्यू जो है वो नॉर्मली एक्ट करेगा। थिकनिंग, ब्रेकिंग डाउन एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें जो टिश्यू है वो एक एबनॉर्मल टिश्यू जो है वो लग जाएगा जो मायोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम जो कि इनर लेयर है वो मायोमेट्रियम के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। जैसे इसकी थिकनिंग, ब्रेकिंग डाउन और जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा इसके चेंजेस भी बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे नॉर्मल एंडोमेट्रियम में आते हैं। इसके बाद नॉन स्ट्रेचरल रीजंस में है कोगुलोपैथी, ओवुलेटरी रीजंस हो सकती हैं, एंडोमेट्रियल रीजंस हो सकती हैं, आइट्रोजेनिक यानी रिलेटेड टू सर्जरी और नॉट येट क्लासिफाइड है। टर्म्स सच एज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया आर नो लॉन्गर रिकमेंडेड। तो इसमें यह है कि जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है एक टर्म यूज़ होती थी इसमें, जैसे मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब है कि हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मेट्रोरेजिया का मतलब है कि हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, लेकिन ये इंटरमेंस्ट्रुअल होगी यानी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट के दरमियान में। पॉलीमेनोरिया का मतलब है कि फ्रीक्वेंट मेंसेस, इंटरवल बिटवीन मेंसेस इज लेस देन 21 days। ओलिगोमेनोरिया इज द इनफ्रीक्वेंट, ये पॉलीमेनोरिया के ऑपोजिट ओलिगोमेनोरिया, यानी कि इसमें इनफ्रीक्वेंट जो है वो मेंस्ट्रुएशन होगी। इंटरवल जो है वो ग्रेटर देन 35 days होगा बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। इसके बाद आती है प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन। मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द अपर एंड ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, दैट इज एम्पूला। तो फ्लोपियन ट्यूब की अपर एंड जिसको हम एम्पूला कहते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इट अकर्स विद इन 1 day ऑफ ओवुलेशन। फर्टिलाइजेशन 1 day ऑफ ओवुलेशन के अंदर अंदर होती है। इम्प्लांटेशन इन द यूट्राइन वॉल अकर्स 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होती है और ये 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक विलाई के सेल्स होते हैं, दे सेक्रेट ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोफिन हार्मोन विच इज डिटेक्टेबल इन द ब्लड 1 week आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 1 week के बाद हम ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑन होम यूरिन टेस्ट 2 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जबकि जो होम यूरिन यानी यूरिन के अंदर जो है वो 2 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये हार्मोन डिटेक्ट होगा। ब्लड में 1 week आफ्टर फर्टिलाइजेशन है और यूरिन में 2 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल एज, दिस इज़ द टाइम सिंस फर्टिलाइजेशन। अगर हमने एम्ब्रियोनिक एज देखनी है या डेवलपमेंटल एज भी इसको कहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम सिंस फर्टिलाइजेशन, इट इज़ यूज्ड इन एम्ब्रियोलॉजी। गेस्टेशनल एज, this is the time since the first day of the last menstrual period, it is used clinically। clinically जो gestational age है उसको हम measure करते हैं by the first day of the last menstrual period। gravity is the number of pregnancies and parity यानी para number of pregnancies that resulted in live births। placental hormone secretion generally increases over the course of pregnancy, but human chorionic gonadotropin peaks at 8 to 10 weeks of gestation। अब यहाँ पे जितने भी हार्मोन्स जो हैं वो शो किए हुए हैं, इसमें सबसे पहले ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, एस्ट्रोजन्स हैं, प्रोलैक्टिन
और प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे के सारे हार्मोन्स विद वीक्स ऑफ गेस्टेशन के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो 8 to 10 वीक्स में पीक पे गया हुआ है, उसके बाद इसका लेवल जो है वो कम होने लग गया है। बाकी हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली विद अलॉन्ग विद कॉरस्पॉन्डिंग वीक्स ऑफ गेस्टेशन, लेकिन ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो 8 to 10 वीक के बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है और आहिस्ता इसका लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और बाकी हार्मोन्स की सिक्रीजन है वो कॉर्पस लूटियम से होती है। फिर 7 वीक के बाद ट्रांजिशन होती है कॉर्पस लूटियम से प्लेसेंटा में, और फिर सारे के सारे हार्मोन्स प्लेसेंटा से सिक्रीट होंगे और कॉर्पस लूटियम से पहले होंगे, बाद में प्लेसेंटा से होने लग जाएंगे। ये हार्मोन्स जो हैं इनके नाम हमें पता होने चाहिए। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, एस्ट्रोजेंस हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलैक्टिन है। फिजियोलॉजिक चेंजेस इन प्रेगनेंसी, maternal changes that nurture the developing fetus and prepare the mother for labor and delivery। ये कुछ maternal changes हैं, ठीक है। इन्होंने डेवलपिंग फीटस को नर्चर करना है और मदर को प्रिपेयर करना है फॉर द लेबर एंड डिलीवरी, मीडिएटेड बाय इंक्रीज इन हार्मोन्स। इसमें एक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन एंड द मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेविड यूट्रस। इसमें जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज होना होता है जैसे एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन्स एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविड यूट्रस, और कुछ मैकेनिकल इफेक्ट्स भी होते हैं डेवलपिंग और एनहांसिंग साइज ऑफ यूट्रस की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स में सबसे पहले तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, यानी आफ्टर लोड डिक्रीज होगा, एंड इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। प्री लोड ज़्यादा होगा, आफ्टर लोड कम हो जाएगा। आफ्टर लोड जो है वो डिपेंड करता है सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे, तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी तो आफ्टर लोड भी कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्री लोड के, इसलिए जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर प्री लोड भी ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से सिस्टेमिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और फिर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी और फिर प्लेसेंटल परफ्यूजन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। हार्ट रेट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट इन लेट प्रेगनेंसी। उसके बाद है कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसी की वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है इन लेट प्रेगनेंसी। पहले पहले ये बाकी सारी चीज़ें हैं कि सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गई, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, सिस्टेमिक वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो गई, प्लेसेंटल परफ्यूजन ज़्यादा हो गई। लेकिन लेट प्रेगनेंसी में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, वो मेजर कंट्रीब्यूटर बनता है फॉर इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। हीमोडाइलूजन इस वजह से हो रही है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड की एक तरह से डाइलूजन हो रही है। हीमोडाइलूजन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन ऑनकोटिक प्रेशर, हीमोडाइलूजन की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और इसकी वजह से पेरिफेरल एडीमा भी हो सकता है। एंडोक्राइन में है द इंक्रीज इन इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड सिक्रीजन, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि इंसुलिन जो रिलीज़ हो रही है लेकिन ऑर्गन्स इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये चीज़ हम इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको कहते हैं और ये प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज़ होगी। इट रिजल्ट्स इन लिपोलाइसिस एंड द फैट यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लिपोलाइसिस होगी यानी फैट्स का ब्रेक डाउन हो रहा होगा और फैट की यूटिलाइजेशन हो रही होगी टू प्रिजर्व ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स फॉर फीटस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को फीटस के लिए प्रिजर्व किया जा सके। पिट्यूटरी एनलार्जमेंट दैट इज़ लैक्टोट्रोफ हाइपरप्लाजिया, पिट्यूटरी में लैक्टोट्रोफ हाइपरप्लाजिया हो रहा होगा और उसके बाद ये वाले कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं इनका लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें एक थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है और एक सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है। इसके बाद आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस, तो इसमें जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर टोन डिक्रीज़ होगी, गैल ब्लैडर की स्ट्रेसिस हो जाएगी, हर चीज़ इसमें जो है वो रुक रही है, स्ट्रेसिस हो रही है। प्रीडिस्पोज टू द कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और गैल स्टोन्स। हीमाटोलॉजिक चेंजेस, इसमें है द डाइलूजनल अनीमिया, इंक्रीज वेरी मच इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड आरबीसी मैस। तो हीमाटोलॉजिक में एक टर्म है डाइलूजनल अनीमिया,
ये चीज़ जो है ये प्रेगनेंसी में होगी। इसमें ये होगा कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो आरबीसी मैस भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होने की आरबीसी मैस से अगर कंपेयर करें तो प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से डायलूजनल अनीमिया हो रहा है। हाइपरकोगुलेबल स्टेट टू डिक्रीज ब्लड लॉस एट डिलीवरी। हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट हो जाएगी, कोगुलोपैथी इसमें हो रही होती है। इंक्रीज इन माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स प्री डिस्पोज टू डेफिशिएंसी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी, जैसे आयरन और फॉलेट की, और अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो इनकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। मस्क्यूलोस्केलेटल लो डोसेज। लो डोसेज में ये होता है कि जो बैक होती है, लंबर स्पाइन होता है, उसका इनवर्ड कर्व हो जाता है टू री अनाइन द ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर को रियलाइन करने के लिए लो डोसेज हो रही होती है, इनवर्ड कर्व ऑफ लंबर स्पाइन। और जॉइंट की रिलैक्सिटी हो रही होती है टू फैसिलिटेट द फीटल डिसेंट, यानी जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो रही होती है टू फैसिलिटेट द फीटल डिसेंट ड्यूरिंग डिलीवरी। स्किन में है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन होने की वजह से जो है वो इसमें मेलास्मा हो सकता है, लीनिया निग्रा और एरियोला डार्कनिंग। तो इसमें जो मेलास्मा है इसका मतलब ये है कि डार्क पैचेस ऑन द फेस, ये डार्क पैचेस बन जाते हैं ऑन द फेस। लीनिया निग्रा कहते हैं, एक डार्क लाइन बनती है, मिड लाइन, डार्क मिड लाइन लाइन ऑन द स्टमक। और एरियोला डार्कनिंग। स्ट्राया ग्रेविडेरम, इन्हें कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। वेस्कुलर चेंजेस भी हो सकती हैं जिनकी वजह से बनेंगे स्पाइडर एंजियोमास। ये स्पाइडर शेप्ड होते हैं, रेड टू पर्पल कलर के, और ये एब्डोमेन के ऊपर बन सकते हैं। पाल्मर अरिथमा यानी रेडनेस ऑफ पाम्स, और वेरिकोसिटीज यानी ट्विस्टेड एंड एनलार्ज्ड वेन्स ऑन द लेग्स। रीनल में वेजोडाइलेशन हो रही है, तो इंक्रीज रीनल प्लाज्मा फ्लो। वेजोडाइलेशन की वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और कैटेनाइन डिक्रीज होगा। माइल्ड ग्लूकोसूरिया एंड प्रोटीनूरिया, यानी कि जो है यूरिन के अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन्स आ रहे होंगे लेकिन माइल्डली। हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोनेफ्रोसिस में जो है वो किडनीज के अंदर यूरिन जो है वो बिल्डअप होने लगता है, और हाइड्रोयूरेटर यानी कि यूरेटर्स के अंदर जो है वो यूरिन जो है वो बिल्डअप होगा। मोर प्रोमिनेंट ऑन द राइट, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा राइट किडनी को अफेक्ट कर सकती हैं, और प्री डिस्पोज टू द पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी के इन्फेक्शन तक भी ये लेके जा सकती हैं। रेस्पायरेटरी यानी रेस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेशन, ब्रेन में रेस्पायरेटरी सेंटर की स्टिमुलेशन हुई। क्रोनिक हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन होगी लेकिन क्रॉनिक होगी। इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम बट अनचेंज्ड रेस्पायरेटरी रेट, तो क्रॉनिक हाइपरवेंटिलेशन की वजह से टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन रेस्पायरेटरी रेट अनचेंज रहेगा। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ब्रेथ। हर ब्रेथ के दौरान जो वॉल्यूम ऑफ गैस है जो इनहेल्ड और एक्सहेल्ड किया गया है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो जब हाइपर वेंटिलेशन करेंगे यानी ज़्यादा तेज़ी से हम सांस ले रहे होंगे तो फिर टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन रेस्पायरेटरी रेट अनचेंज्ड। माइल्ड रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस, तो इसकी वजह से माइल्ड रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस भी हो रही होगी, लेकिन ये बेनिफिशियल है टू इंक्रीज द फीटल CO2 एलिमिनेशन। इस तरीके से फीटल की कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होगी। तो रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस यहाँ पे बेनिफिशियल है। उसके बाद आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और प्लेसेंटा से सिक्रीट होना स्टार्ट होता है। ये कोरियोनिक विलाई के जो सेल्स होते हैं उनके आउटर लेयर में, कोरियोनिक विलाई के आउटर लेयर पर ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स लोकेटेड होते हैं। तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को रिलीज़ करेंगे। अब इसका फंक्शन ये है कि जब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ होगा तो ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करेगा, और कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीजन हो रही होगी जो मज़ीद प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है फॉर द फर्स्ट 8 to 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो 8 to 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के लिए जो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीजन है वो कॉर्पस लूटियम ही से हो रही होगी बाय एक्टिंग लाइक द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।
उस टाइम पे जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की तरह एक्ट करके कॉर्पस लूटियम को मेंटेन रख रहा होगा और उससे फिर मज़ीद आगे प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीजन हो रही होगी। अदरवाइज देयर इज़ नो ल्यूटियल सेल स्टिमुलेशन। अगर हमारे पास ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीजन ना हो तो फिर हमारे पास ल्यूटियल सेल स्टिमुलेशन यानी कॉर्पस लूटियम की कोई स्टिमुलेशन नहीं होगी और फिर उसे अबॉर्शन भी हो सकता है। ल्यूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट इज़ कंप्लीट आफ्टर 8 to 10 वीक्स। जो ल्यूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट है यानी पहले ल्यूटियल कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था, फिर उसके बाद उसने प्लेसेंटा से निकलना है, तो ये जो शिफ्ट होती है इनके बीच में ये 8 to 10 वीक्स में हो रही होती है। उसके बाद से प्लेसेंटा सिंथेसाइजेज इट्स ऑन एस्ट्रायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद से प्लेसेंटा अपने एस्ट्रायोल और प्रोजेस्टेरॉन को खुद बनाता है, जबकि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट्स और कॉर्पस लूटियम का तब काम खत्म हो जाता है, वो डीजनरेट हो जाता है। इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का और क्या यूज़ है? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी बिकॉज इट अपीयर्स अर्ली इन द यूरिन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्लड में ये 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपीयर हो जाता है, जबकि यूरिन में ये 2 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपीयर हो जाता है। इट हैज़ आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट। इसका जो सब यूनिट अल्फा सब यूनिट है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन तीनों से रिजेंबल है, इन तीनों के बिल्कुल आइडेंटिकल है। Therefore, the states of increase in human chorionic gonadotropin can cause the hyperthyroidism। जो चीज़ों में हम देख रहे हैं कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज होना है, वहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकती है, क्योंकि इसका अल्फा सब यूनिट जो है वो TSH को भी मैच कर रहा है, उसके बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो TSH वाली हरकतें भी ये कर सकता है। बीटा सब यूनिट इज़ यूनिक, लेकिन बीटा सब यूनिट इसका बिल्कुल ही यूनिक है। प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट्स बीटा सब यूनिट, इसीलिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो बीटा सब यूनिट को डिटेक्ट करते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज इंक्रीज्ड, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन द मल्टी फीटल गेस्टेशन हाइडा टीडीफॉर्म मोल्स। ये सारी अब नॉर्मल कंडीशन है जिनमें ये नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। तो मल्टी फीटल गेस्टेशन है, इसमें एक हाइडा टीडीफॉर्म मोल्स हैं, कोरियो कार्सिनोमास एंड डाउन सिंड्रोम। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज डिक्रीज्ड, और ये डिक्रीज हो रहा होता है इक्टोपिक फेलिंग प्रेगनेंसी में, एडवार्ड्स सिंड्रोम एंड द पटाउ सिंड्रोम। उसके बाद आता है द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसको हम ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन भी कहते हैं। इसका सोर्स भी जो है वो सिंसाइडोट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा, जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का भी सोर्स है, इसका भी सेम सोर्स है। फंक्शन प्रोमोट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस टू सप्लाई ग्रोइंग फीटस विद ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। तो इसने जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करना होता है ताकि ये फीटस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड से प्रोवाइड कर सकें। कंकरेंटली स्टिमुलेट्स इंसुलिन सिक्रीजन, तो इसने एक इंसुलिन रेजिस्टेंस और एक इसने इंसुलिन सिक्रीजन, इन दो चीज़ों को इसने प्रमोट करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लिपोलाइसिस करवा के तो फैट यूटिलाइजेशन करवाए और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को फीटस के लिए प्रिजर्व कर दें। इनएबिलिटी टू ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कवर ना कर सकें, ओवरकम ना कर सकें, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एपगार स्कोर। एपगार स्कोर, इसमें आती है अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। तो इसमें स्कोर 0 है, फिर स्कोर 1 और फिर स्कोर 2। असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न वाइटल साइंस फॉलोइंग डिलीवरी वाया 10 पॉइंट स्केल एवेलुएटेड एट 1 मिनट एंड 5 मिनट्स। तो इसमें यह होता है कि जब भी कोई न्यू बॉर्न जो है वो होता है, उसकी हम वाइटल साइंस को देखने के लिए, असेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें टोटल स्कोर्स होते हैं वो 10 होते हैं, 10 पॉइंट का ये स्केल होता है। तो पहले हम 1 मिनट में इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम 5 मिनट्स में इसको देखते हैं। एपगार स्कोर इज़ बेस्ड ऑन अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। इन 5 चीज़ों को हमने उस टाइम पे देखना होता है। अगर एपगार स्कोर इज़ लेस दैन 7, अगर एपगार स्कोर 7 से कम हो तो इट मे रिक्वायर फर्दर एवेलुएशन। अगर एपगार स्कोर 7 से कम हो तो फर्दर एवेलुएशन रिक्वायर्ड होती है। इफ़ एपगार स्कोर रिमेन्स लो एट द लेटर टाइम पॉइंट्स, और अगर एपगार स्कोर जो है वो 5 मिनट्स के बाद तक भी ज़्यादा देर तक लो रहे, देयर इज़ इंक्रीज रिस्क द चाइल्ड विल डेवलप लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिक डैमेज।
तो फिर ये रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है कि चाइल्ड में कोई ना कोई न्यूरोलॉजिक डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो इसमें स्कोर 0, स्कोर 1 और स्कोर 2 है। तो सबसे पहले इसमें पेल और ब्लू स्कोर 0 है, एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू और पिंक होना स्कोर 2 है। तो उसके बाद पल्स को देखते हैं। नो पल्स, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट एंड मोर देन और इक्वल टू 100 बीट्स पर मिनट। उसके बाद नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ग्रीमेसेस और वीक क्राई और क्राइज एंड पुल्स अवे। उसके बाद एक्टिविटी है। नो मूवमेंट्स, आर्म एंड लेग्स फ्लेक्स्ड एंड एक्टिव मूवमेंट। रेस्पिरेशन में नो ब्रीथिंग, स्लो इरेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग क्राई। लो बर्थ वेट, इट इज़ डिफाइंड एज द बर्थ वेट लेस दैन 2500 ग्राम। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्री मेच्योरिटी एंड द फीटर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो इसकी जो रीजंस बनती हैं वो हैं प्री मेच्योरिटी और फीटर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट के डेथ के साथ ये एसोसिएटेड है एंड विद इंक्रीज ओवरऑल मोर्टालिटी, और इसी वजह से मोर्टालिटी के साथ भी एसोसिएटेड है। इसके बाद आता है लैक्टेशन। तो अब हम देखते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में है आफ्टर पार्जुरिशन यानी कि चाइल्ड बर्थ एंड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बाद देयर इज़ अ रैपिड डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इनका जो है वो लेवल रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। डिस इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन है। पहले तो इन्होंने प्रोलैक्टिन के लेवल को इनहिबिट किया हुआ था, प्रोलैक्टिन को इंक्रीज़ होने से रोका हुआ था, लेकिन जब इनके अपने लेवल्स जो हैं वो रैपिडली डिक्रीज़ कर जाएंगे तो उस टाइम पे प्रोलैक्टिन जो है वो डिस इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि उसकी सिक्रीजन एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। Suckling is required to maintain milk production and ejection since nerve stimulation increased, which leads to the increased oxytocin and prolactin। इसको उन्होंने कहा है कि सकलिंग जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि जब सकलिंग की जाती है तब नर्व स्टिमुलेशन होती है और उसकी वजह से फिर ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की सिक्रीजन होती है। प्रोलैक्टिन इंड्यूसेस एंड मेंटेन्स लैक्टेशन एंड डिक्रीजेज द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोलैक्टिन ने जो है वो लैक्टेशन को मेंटेन करना है और इंड्यूस करना है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो प्रोलैक्टिन ही ने करवानी है और इसने रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी डिक्रीज़ करना है। ऑक्सीटोसिन असिस्ट इन मिल्क लेट डाउन, लेकिन ऑक्सीटोसिन ने मिल्क की इंजेक्शन करवानी है। आल्सो प्रमोट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी ऑक्सीटोसिन ने करवानी है। मिल्क लेट डाउन को मतलब ये भी हो सकता है कि जो ब्रेस्ट है उससे मिल्क को पुश डाउन करने का काम भी ऑक्सीटोसिन ने करना है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द आइडियल न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स लेस दैन 6 मंथ्स ओल्ड। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आइडियल न्यूट्रिशन है 6 मंथ्स लेस दैन 6 मंथ्स ओल्ड वाले इन्फेंट्स के लिए। इट कंटेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जिससे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही होती है, मोस्टली IgA। इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स में जो सबसे ज़्यादा पाई गई है वो IgA है। मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क रिड्यूसेस इन्फेंट इन्फेक्शंस, इसकी वजह से फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इन्फेंट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकता है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क फॉर द चाइल्ड टू डेवलप एस्थमा, एलर्जीज एंड डायबिटीज मेलाइटिस एंड ओबेसिटी। Guidelines recommend exclusively breastfed infants get vitamin D and possibly iron supplementation, लेकिन विटामिन डी और आयरन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता, इस वजह से जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए। द ब्रेस्ट फीडिंग फैसिलिटेट्स बॉन्डिंग विद द चाइल्ड एंड इट आल्सो डिक्रीजेज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स। रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर भी इससे डिक्रीज होती है। इसके बाद आता है मेनोपॉज। इट इज़ डायग्नोस्ड बाय द एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 12 मंथ्स। अगर 12 मंथ से जो है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि मेनोपॉज है। डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ड्यू टू द एज लिंक्ड डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स।
तो इसमें जो एस्ट्रोजन है उसकी प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एज लिंक्ड डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन बनता है। तो जब एज के साथ साथ ओवेरियन फॉलिकल्स के नंबर डिक्रीज़ हो जाते हैं तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाती है। एवरेज एज एट ऑनसेट इज़ 51 ईयर्स। 51 ईयर्स में ज़्यादातर जो है वो मेनोपॉज होता है। अर्लियर इन पीपल हु स्मोक टोबैको स्मोकिंग वालों में जल्दी हो जाता है। यूजली प्रीसीडेड बाय 4 to 5 ईयर्स ऑफ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो इसके होने से पहले 4 से 5 साल तक एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते रहते हैं। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन दैट इज़ एस्ट्रॉन आफ्टर मेनोपॉज बिकम द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन्स। अब मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन का सोर्स है वो डिक्लाइनिंग ओवेरियन फॉलिकल्स नहीं होते, बल्कि वो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन्स होता है। यानी कि एंड्रोजन्स की कन्वर्जन से फिर हमें एस्ट्रोजन मिल रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही लो अमाउंट में फिर हमें मिलता है। इंक्रीज्ड एंड्रोजन्स कैन लीड टू हिर्सुटिज्म। और अगर एंड्रोजन्स इंक्रीज हो जाए तो हिर्सुटिज्म भी हो सकती है। वेरी मच इंक्रीज इन FSH इज स्पेसिफिक फॉर मेनोपॉज। मेनोपॉज में FSH का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इसकी रीज़न ये होती है कि लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH ड्यू टू डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो फिर जो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट था एस्ट्रोजन का FSH पर, वो अब नहीं हो पाएगा। इस वजह से FSH जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता चला जाएगा। हार्मोनल चेंजेस में अगर देखें तो एस्ट्रोजन डिक्रीज्ड है, लेकिन FSH बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज्ड है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन LH सर्च कभी भी नहीं होगी, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी इंक्रीज़ होगा। कॉजेज़ हैवॉक्स, इसके सिम्टम्स याद रखने के लिए हम निमोनिक याद रख सकते हैं हैवॉक्स। तो इसमें हॉट फ्लैशेस मोस्ट कॉमन, एट्रोफी ऑफ द वजाइना, ऑस्टियोपोरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड द स्लीप डिस्टर्बेंसेस। मेनोपॉज बिफोर एज 40, अगर एज 40 से पहले मेनोपॉज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशेंसी हो गई है, जिसको हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। इट मे अकर इन फीमेल्स हु हैव रिसीव्ड कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। अगर कोई कैंसर पेशेंट है और उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की गई है तो उससे ये प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, यानी कि मेनोपॉज जो है वो इसमें 40 ईयर से पहले हो जाएगा। एंड्रोजन्स में है टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोन। इनके सोर्सेज DHT और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से हैं, और एंड्रोस्टेनिडियोन एड्रिनल से हैं। टेस्टोस्टेरोन के क्या फंक्शंस होते हैं? एक तो इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडेडमिस है, वास्ट डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, यानी इंटरनल जेनिटालिया एक्सेप्ट प्रोस्ट्रेट है। तो इसने डिफरेंशिएशन करवानी है एपिडेडमिस की, वास्ट डिफरेंस की और सेमिनल वेसिकल्स की, और सारी की सारी इंटरनल जेनिटालिया की, लेकिन प्रोस्ट्रेट की डिफरेंशिएशन टेस्टोस्टेरोन ने नहीं करवानी। इसने ग्रोथ सपोर्ट करवाना है पेनिस का, सेमिनल वेसिकल्स का, स्पर्म, मसल्स एंड RBCs। इसने डीपनिंग ऑफ द वॉइस भी करवानी है, क्लोजिंग ऑफ द एपिफाइजल प्लेट्स वाया एस्ट्रोजन कन्वर्टेड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। एपिफाइजल प्लेट्स की क्लोजिंग भी करवानी है वाया एस्ट्रोजन कन्वर्टेड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, और इसने लिबिडो की भी रेगुलेशन करवानी होती है। उसके बाद आता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अर्ली में इसने डिफरेंशिएशन करवानी है पेनिस, स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट की, यानी प्रोस्टेट की डिफरेंशिएशन टेस्टोस्टेरोन ने नहीं करवानी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ने करवानी है। लेट में प्रोस्टेट की ग्रोथ है, बाल्डिंग है और स्पीशियस ग्लैंड एक्टिविटी है। इसके बाद आता है द टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय द 5-alpha reductase विच इज़ इनहिबिटेड बाय द फिनेस्टेराइड। तो फिनेस्टेराइड एक ऐसा ड्रग है जिसको हम 5-alpha reductase इनहिबिटर भी कहते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोकता है। इससे पहले हम देख लें कि पोटेंसी क्या होती है। डाईहाइड्रो की सबसे ज़्यादा पोटेंसी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट्स जो हैं वो DHT के हैं, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन है, और उसके बाद एंड्रोस्टेनिडियोन है। इन द मेल एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजेंस बाय द एरोमेटेज। जो एंड्रोजेंस हैं वो एस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं एरोमेटेज एंजाइम के थ्रू। ये एंजाइम जो है ये एडिपोज टिश्यू में और टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड यूज़। तो एक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड यूज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? एक तो इसने फ़ैट फ्री मैस को इंक्रीज़ करना है, मसल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है।
Suspect in males who present with changes in behavior, for example aggression, acne, gynecomastia, erythrocytosis, यानी कि RBCs के जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। स्मॉल टेस्टिस हो सकते हैं, क्योंकि जब एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरोन मिलेगा तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस की इनहिबिशन हो जाएगी, यानी कि इसमें जो फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा और टेस्टिकुलर साइज कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा और एजोस्पर्मिया। अगर फीमेल्स में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड यूज़ हो रहा है तो फीमेल्स में प्रेजेंट विद द विरलाइजेशन, यानी हिर्सोटिज्म, एक्नी, ब्रेस्ट एट्रोफी और मेल पैटर्न बाल्डनेस। इसके बाद आते हैं द 10 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो अब हम देखते हैं द 10 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। 10 स्टेजेस असाइंड इंडिपेंडेंटली टू जेनिटालिया, प्यूबिक हेयर एंड ब्रेस्ट। तो जो 10 स्टेजेस हैं वो 3 फैक्टर्स को इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर रही हैं। एक इसमें जेनिटालिया है, एक प्यूबिक हेयर और एक इसमें ब्रेस्ट है। अ पर्सन कैन हैव 10 स्टेज 2 जेनिटालिया, 10 स्टेज 3 प्यूबिक हेयर। इंडिपेंडेंटली वाले वर्ड का मतलब ये है कि एक पर्सन के अंदर जो है वो जेनिटालिया का स्टेज 2 हो सकता है और किसी और फैक्टर का कोई भी और स्टेज हो सकता है। द अर्लीस्ट डिटेक्टेबल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स इज़ द ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट इन फीमेल्स। जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स की अर्लीस्ट डिटेक्टेबल मैनिफेस्टेशन है वो है ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट इन फीमेल्स एंड द टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट इन मेल्स। तो इसके बाद देखते हैं ये 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 2 3 4 5। सबसे पहले स्टेज 1 है, इसको प्री पुबर्टल कहते हैं, यानी ये 8 ईयर्स से पहले वाला स्टेज है। इसमें नो सेक्सुअल हेयर है, फ्लैट अपियरिंग चेस्ट विद रेस्ड निपल। इसके बाद आता है स्टेज 2, तो ये है 8 से लेके 11.5 ईयर्स तक। ठीक है, 8 से लेके 11.5 ईयर्स तक, इसको हम कहते हैं स्टेज 2। इसमें जो है वो प्यूबिक हेयर की फर्स्ट अपेयरेंस है, जिसे कहते हैं पुपार्ची, और टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट इन मेल्स एंड द ब्रेस्ट बड फॉर्म्स दैट इज थेलार्ची, और एक माउंड फॉर्म्स। माउंड कहते हैं हम किसी राउंड मैस को जो किसी सरफेस के ऊपर अपीयर हो रहा हो, तो यहाँ पे ब्रेस्ट की अपेयरेंस को शो करने के लिए माउंड का वर्ड यूज़ किया गया है। इसके बाद आता है द स्टेज 3, coarsening of the pubic hair in both males and females, and penis size and length increases and breast enlarges। 11.5 से लेके 13 ईयर्स तक स्टेज 3 है। 13 ईयर्स भी 3 से है, स्टेज 3 यहाँ पे लास्ट होता है। उसके बाद आता है स्टेज 4, इसमें कोर्स हेयर अक्रॉस प्यूबिस, स्पेयरिंग थाइज इन बोथ मेल एंड फीमेल, और इसमें है मेल्स में है पेनिस विद एंड ग्लैंस इंक्रीजेस, ब्रेस्ट एनलार्जेस, रेस्ड एरियोला। इसमें रेस्ड एरियोला है और माउंड ऑन माउंड। स्टेज 4 में माउंड ऑन माउंड 13 से 15 ईयर्स तक ये लास्ट करेगा। उसके बाद आता है स्टेज 5, कोर्स हेयर अक्रॉस प्यूबिस एंड मीडियल थाइस। स्टेज 4 में मीडियल थाई स्पेयरिंग हो रही थी, लेकिन स्टेज 5 में मीडियल थाई भी इन्वॉल्व होगी। पेनिस एंड द टेस्टिस एंड लार्ज टू अडल्ट साइज, अडल्ट ब्रेस्ट कंटोर और एरियोला फ्लैटन्स है। तो इसमें एरियोला फ्लैटन्स है, जबकि स्टेज 4 में एरियोला रेस्ड है। ये यूजली ग्रेटर दैन 15 ईयर्स है। इसके बाद आती है द प्रीकॉशियस पुबर्टी। तो इसके बाद आता है द प्रीकॉशियस पुबर्टी, द पेरेंट्स ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज पुबार्ची एंड थेलार्ची बिफोर एज 8 इन फीमेल्स एंड एज 9 इन मेल्स। तो इसमें जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की जो पेरेंट्स है वो 8 ईयर से पहले हो जाएगी इन फीमेल्स और 9 ईयर से पहले होगी इन मेल्स। इंक्रीज इन सेक्स हार्मोन एक्सपोजर और प्रोडक्शन है, तो इसमें जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका एक्सपोजर या प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से लीनियर ग्रोथ ऑफ बोन्स की लीनियर ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगी। सोमैटिक एंड द स्केलेटल मैचुरेशन, और स्केलेटल मैचुरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है वो एपिफाइजर प्लेट्स का प्री मेच्योर क्लियर होने की वजह से स्ट्रेचर जो है यानी हाइट जो है वो शॉर्ट रह जाएगी। टाइप्स इंक्लूड सेंट्रल प्रीकॉशियस पुबर्टी एंड द पेरिफेरल प्रीकॉशियस पुबर्टी। सेंट्रल प्रीकॉशियस पुबर्टी जो है उसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कोई डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन अफेक्ट हो रही है। तो इसमें जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। आइडियोपैथिक यानी इसकी रीज़न जो है वो अननोन है। ये मोस्ट कॉमन है। पेरिफेरल की कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा कॉमन है।
अर्ली एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, तो इसमें अर्ली एक्टिवेशन है और ये एसोसिएटेड विद द सीएनएस ट्यूमर्स हैं। क्योंकि ये सेंट्रल है इस वजह से ये एसोसिएटेड विद सीएनएस ट्यूमर्स भी है। पेरिफेरल प्रीकोशियस पुबर्टी, ग्रानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंडिपेंडेंट, अब इसका जो है वो ग्रानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन के साथ कोई इसमें लिंक नहीं है। इंक्रीज इन सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन और एक्सपोजर, इसमें जो है वो सेक्स हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन वगैरह की जो है वो इंक्रीज प्रोडक्शन होगी या फिर उनका एक्सपोजर होगा या फिर एक्सोजीनस सेक्स स्टेरॉइड्स का यूज़ किया गया होगा। कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया, एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ओवेरियन ट्यूमर्स, ओवेरियन ट्यूमर्स इसमें हो सकते हैं जैसे ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर्स, लैडिक सेल ट्यूमर्स हो सकते हैं और मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम। मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम क्या होता है? मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द बोन्स, स्किन एंड सेवरल हार्मोन प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन टिश्यूज। People with McCune-Albright syndrome develop areas of abnormal scar-like fibrous tissue in their bones, a condition called पॉलीओस्टोटिक फिब्रस डिस्प्लाजिया। उनकी बोन्स के अंदर जो है वो एबनॉर्मल स्कार लाइक फिब्रस टिश्यू बन जाता है और इसमें डिफरेंट एंडोक्राइन टिश्यूज अफेक्ट हो रहे होंगे जैसे बोन्स, स्किन और कोई भी जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज हैं इसमें अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें जो है वो मेन फाइंडिंग जो है वो इसमें पॉलीओस्टोटिक फिब्रस डिस्प्लाजिया है, यानी कि बोन्स के अंदर एबनॉर्मल स्कार लाइक टिश्यूज बन रहे होते हैं। इसके बाद आता है द डिलेड पुबर्टी, absence of the secondary sexual characteristics by age 13 in females and the age 14 in males। कॉजेज जिसके हो सकते हैं हाइपरगोनाडोट्रोपिक प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म, डिलेड पुबर्टी को हाइपोगोनाडिज्म भी कह सकते हैं। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक इसमें प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी जो है वो हाइपरगोनाडोट्रोपिक है, इसमें जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और गोनाडल इंजरी है जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इन्फेक्शन है। तो इसमें ये होता है कि जो गुनाड्स हैं उसके अंदर ही कोई ना कोई डेफिशिएंसी, कोई ना कोई मसला आ रहा है। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो गुनाड्स के क्रोमोसोम्स नंबर में आ रहा होता है और इसमें गोनाडल इंजरी है। तो इसमें जो इफेक्ट है, जो मसला है वो गोनाड्स के अंदर ही आ रहा है। जबकि जो हाइपोगोनाडोट्रोपिक सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म है इसमें जो है वो मसला कहीं और होगा लेकिन उसकी वजह से गोनाड्स अफेक्ट हो रहे होंगे, इस वजह से इसमें एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही होगी। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड पुबर्टी है जिसको हम लेट ब्लूमिंग भी कह सकते हैं, कैलमैन सिंड्रोम है और इसमें सीएनएस लीजन्स हैं। तो इसमें जो है वो सीएनएस लीजन्स यानी कि मसला जो है वो सीएनएस में है लेकिन इसकी वजह से सेकेंडरी इसका जो है वो इफेक्ट जो है वो गोनाड्स में आ रहा है। अगर गोनाड्स में प्राइमरी इफेक्ट आ रहा है तो वो हाइपरगोनाडोट्रोपिक प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है, और अगर उसमें किसी और डिजीज़ की वजह से गोनाड्स में मसला आ रहा है जैसे सीएनएस लीजन्स की वजह से मसला आ रहा है तो वो हाइपोगोनाडोट्रोपिक सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म है। तो अब इसमें देखते हैं कि कैलमैन सिंड्रोम क्या होता है। Kallmann syndrome is what is Kallmann syndrome? It combines an impaired sense of smell with a hormonal disorder that delays or prevents puberty। यानी कि इसमें जो है वो सेंस ऑफ स्मेल अफेक्ट हो रही होगी और उसके साथ इसमें डिलेड पुबर्टी होगी। द हार्मोनल डिसऑर्डर इज ड्यू टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स, और जो हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से डिलेड पुबर्टी हो रही है उसकी रीज़न ये बनती है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स हैं और नर्व्स इन द ब्रेन दैट सिग्नल द हाइपोथैलेमस। तो कैलमैन सिंड्रोम में 2 चीज़ें कंबाइन होती हैं, एक इसमें इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल और एक इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर जिसकी वजह से पुबर्टी डिले हो रही है। लेकिन ये हार्मोनल डिसऑर्डर जो है ये खुद जो है वो अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स और नर्व्स इन द ब्रेन की वजह से हो रहा है, उन नर्व्स की वजह से जिन्होंने हाइपोथैलेमस को सिग्नल प्रोवाइड करना होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैथोलॉजी वाला सेक्शन। तो इसमें जो है वो सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले इसमें तो इनोप्लॉइडी मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द मियोटिक नॉन डिस्टेंशन। इनोप्लॉइडी में ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो या तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है या 2-3 एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 1 या मोर देन 1। इसमें क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी हो सकता है और मिसिंग भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो है वो 23 का मल्टीपल क्रोमोसोम नंबर नहीं बन रहा होता।
23 + 23 46 होता है, तो वो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर नहीं रहता, या वो 47 हो जाएगा या फिर वो 45 हो रहा होगा। तो इसमें जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है सबसे पहले। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल 47XXY। तो इसमें जो है वो 47 क्रोमोसोम्स हैं और इसमें XXY यानी कि एक एक्स्ट्रा इसमें लगा है, और X क्रोमोसोम है, तो 2 X हैं और एक Y है, 47 इसमें बन रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें स्मॉल फिल्म टेस्टिस, इनफर्टिलिटी टेस्टिस जो है वो स्मॉल हैं, फिल्म है, एजोस्पर्मिया है, टॉल स्टैचर है विद इन यूनोकॉइड प्रोपोर्शंस, यानी कि डिलेड एपिफाइजर क्लियर एंड इंक्रीज इन लॉन्ग बोन लेंथ। लॉन्ग बोन लेंथ इसमें ज़्यादा होगी। गायनाकोमेस्टिया, फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट विद द डेवलपमेंटल डिले, प्रेजेंट विद द इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम, यानी कि इसमें बार बॉडी प्रेजेंट होगी, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेटेड होगा। कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोगोनाडिज्म सीन इन द इनफर्टिलिटी वर्कअप, हाइपोगोनाडिज्म का ये कॉमन कॉज है। और इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी है, इनमें गायनाकोमेस्टिया होगा और ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क भी इंक्रीज होगी, हाइपोगोनाडिज्म होगी, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम यानी बार बॉडी होगी, डेवलपमेंटल डिले होगा, और इसमें जो है वो डिलेड एपिफाइजर क्लियर की वजह से इंक्रीज इन लॉन्ग बोन लेंथ। तो इसका जो हैबिटस होगा ना, उसको कहते हैं यूनोकॉइड प्रोपोर्शन जो है वो इस समय इसके हैबिटस का नाम है। तो इस हैबिटस में जो है वो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसमें जो पेरेंट्स है वो टॉल होगी, स्लिम होगी, पेशेंट अंडरवेट लग रहा होगा, उसके लेग्स और आर्म्स जो हैं वो लॉन्ग होंगे। तो इस चीज़ को जो है वो यूनोकॉइड प्रोपोर्शंस लिखा हुआ है। ये यूनोकॉइड जो है वो यूनो की तरह की जो है वो हैबिटस होती है, अपेरेंस होती है। तो ये चीज़ें अपेरेंस उन्होंने डायग्राम में भी शो की हुई है। डिसजेनेसिस ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की डिसजेनेसिस हो जाएगी, यानी एब्सेंस रिमूवल, डिजनरेशन हो जाएगी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की, तो इनहिबिन बी का लेवल कम हो जाएगा और एफएसएच की सिक्रीशन ज़्यादा होने लगेगी। तो एबनॉर्मल लेडिक सेल फंक्शन, लेडिक सेल का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ हो जाएगा और एलएच इसमें ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसमें फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और मेल हार्मोन्स जो हैं वो इसमें कम हो रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन इसमें कम हो रहा है, एलएच इसमें ज़्यादा हो रहा है, एफएसएच भी इसमें ज़्यादा होगा, इनहिबिन इसमें कम हो जाएगा। इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम, तो ये फीमेल्स में हो रहा होता है, और 45XO, तो 45 इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, XO इसका जो है वो क्रोमोसोम की अपेयरेंस है। उसके बाद आता है शॉर्ट स्टेचर एसोसिएटेड विद शॉक्स जीन, SHOX जीन, प्रिवेंटेबल विद ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओवेरियन डिसजेनेसिस यानी स्ट्रेक ओवरी, तो इसमें ओवेरियन डिसजेनेसिस हो जाती है। ब्रॉड चेस्ट विद द वाइडली स्पेस्ड निपल्स, तो इसमें जो है वो ब्रॉड चेस्ट होगा, वाइडली स्पेस निपल्स होंगे। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, इसमें हार्ट के भी काफ़ी डिस्फंक्शंस देख सकते हैं, जैसे बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, जिसमें फीमरल पल्स जो है वो ब्रेकियल पल्स से कम होती है। लिम्फेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, रिजल्ट इन द वेबिड नेक और द सिस्टिक हाइग्रोमा, सिस्टिक हाइग्रोमा एक एनलार्ज्ड मैस होता है जो बैक ऑफ नेक में बन जाता है। लिम्फीडीमा इन दी हैंड्स एंड फीट, यानी कि यहाँ पे वो फ्लूइड एकोमुलेशन हो रही होगी, स्वेलिंग हुई होगी हैंड्स एंड फीट की। हॉर्सशू किडनी हो सकता है, यानी कि इंफीरियर पोल्स ऑफ किडनी फ्यूज हो जाएंगे टुगेदर। हाई आर्च्ड पैलेट, और पैलेट की इसमें डेफिशिएंसी डिस्फंक्शन हो सकता है। शॉर्टनेड फोर्थ मेटाकार्पल्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया, इसमें प्राइमरी एमनोरिया है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है नो बार बॉडी, यानी इसमें इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम नहीं होता जिसकी वजह से बार बॉडी बन रही होती है, तो इसमें बार बॉडी, नो बार बॉडी। मेनोपॉज बिफोर मेनार्की, तो इसमें मेनोपॉज हो जाता है बिफोर मेनार्की, यानी कि इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन से पहले ही मेनोपॉज हो गया है। डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लीड्स टू द इंक्रीज इन LH और FSH, और सेक्स क्रोमोसोम्स दैट इज X और रेयरली Y लॉस ऑफन ड्यू टू द नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस, तो इसमें जो है वो X और रेयरली Y का लॉस हो रहा होता है। तो इसमें जो है वो X का ज़्यादातर जो है वो लॉस होता है X क्रोमोसोम का, लेकिन Y का भी रेयरली हो सकता है।
और ये लॉस जो है ये नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान हो सकता है या फिर ये माइटोसिस के दौरान होता है। अगर तो ये मियोसिस के दौरान हो रहा है तो इट अकर्स इन दी पैटर्नल गैमेट्स, तो ये पैटर्नल गैमेट्स में हो रहा है। अगर ये मियोसिस के दौरान हुआ है तो ये पैटर्नल गैमेट्स में होगा। दैट इज द स्पर्म मिसिंग द सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि स्पर्म के अंदर होगा, उसमें मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम होगा। माइटोसिस, अगर तो ये माइटोसिस के दौरान हुआ है तो इट अकर्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, तो ये जाइगोट के बनने के बाद होगा। लॉस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन सम बट नॉट ऑल सेल्स, तो इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम का लॉस है वो किसी किसी सेल में होगा और किसी में नहीं होगा। इसको हम कहते हैं मोज़ेक कैरियोटाइप। इसमें ये होता है कि लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कुछ सेल्स में होते हैं पर कुछ में नहीं होते। तो 40X 45X और 46XX, कुछ सेल्स में जो अपेयरेंस है वो 45X होगी और कईयों में 46XX होगी और कई में 46X और 46XY होगी। मोसाइसिज्म एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क फॉर द गोनाडोब्लास्टोमा, यानी कि अगर जो डिफेक्ट है वो माइटोसिस के दौरान आया है तो वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद होगा और फिर वो एसोसिएटेड विद मोसाइसिज्म होगा। और मोसाइसिज्म के दो पैटर्न्स यहाँ पे बताए हुए हैं, एक तो 45X के साथ 46XX है और एक 45X के साथ 46XY है। तो अगर ये पैटर्न्स बन रहे हैं तो इनमें रिस्क ऑफ गोनाडोब्लास्टोमा इंक्रीज हो जाएगी। प्रेगनेंसी इज पॉसिबल इन सम केसेस, इनमें प्रेगनेंसी पॉसिबल है अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं या फिर एक्सोजिनस एस्ट्राडियोल 17 बीटा या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। इन तरीके से जो है वो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू और फिर इसमें हार्मोन्स भी इंजेक्ट करने पड़ते हैं जैसे प्रोजेस्ट्रॉन, और फिर एक्सोजिनसली हमें एस्ट्राडायोल 17 बीटा भी देना पड़ता है। इसके बाद आता है डबल वाई मेल्स 47XXY, इसकी जो ये 47XXY, ठीक है, इसमें दो वाई हैं और यहाँ पे जो किनाइन फिल्टर है इसमें 2X थे। 47 इसमें भी था लेकिन इसमें 2X और एक वाई था, लेकिन जो डबल वाई है उसमें 1X है और 2Y हैं, इस वजह से इसको डबल वाई मेल्स कहते हैं। ये फिनोटिपिकली नॉर्मल हैं, यूजली अनडाइग्नोस्ड, ये इतने नॉर्मल हैं कि ये अनडाइग्नोस्ड रहते हैं। वेरी टॉल, नॉर्मल फर्टिलिटी भी नॉर्मल है, बस टॉल अपेयरेंस होती है। मे बी एसोसिएटेड विद सीवियर एक्नी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, तो इसमें जो है वो लर्निंग पे इफेक्ट आ सकता है, एक्नी होती है और ऑटिज़म हो सकती है, और ऑटिज़म भी एक लर्निंग से रेलिवेंट है और इस तरह की चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इसके बाद आता है दी अदर डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, तो इसमें दी अदर डिसऑर्डर्स ऑफ द सेक्स डेवलपमेंट जरा फॉर्मली कॉल्ड द इंटरसेक्स स्टेट्स, तो पहले इनको इंटरसेक्स स्टेट्स भी कहते थे लेकिन अब इनको डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट कहते हैं। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द फिनोटिपिक सेक्स एंड द गोनेडल सेक्स, तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये होता है कि कोई इलॉजिकल जो है वो लैक ऑफ कंपेटिबिलिटी, यानी कि कंपेटिबिलिटी नहीं बन रही, कोई चीज़ जो है वो इसमें कोई समझ नहीं आ रही, कोई सही से कॉम्प्रीहेंशन नहीं बन रही। तो फिनोटिपिक सेक्स और गोनेडल सेक्स के दरमियान, तो फिनोटिपिक सेक्स में आती है द एक्सटर्नल जेनिटालिया जो कि इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है बाय द हार्मोनल लेवल्स, और गोनेडल सेक्स में आते हैं गोनाड्स जैसे टेस्टिस और ओवरीज जो कि कोरस्पॉन्ड्स कर रहे हैं विद दी वाई क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 46XX डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, DSD जो है वो डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट को कहते हैं। अब इसमें ये क्योंकि 46XX है तो इसमें ओवरीज प्रेजेंट हैं बट एक्सटर्नल जेनिटालिया आर विरलाइज्ड और एटिपिकल, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है वो मेल के जेनिटल से जो है वो मैच हो रही हैं, सिमिलर लग रही हैं, या फिर वो एटिपिकल है यानी उनकी कुछ समझ नहीं आ रही। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया, ज़्यादातर ये हमें कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया में मिलता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू एंड्रोजेंस अर्ली डेवलपमेंट, जो कि एंड्रोजेंस के बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से अर्ली डेवलपमेंट की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद आता है 46XY, क्योंकि ये XY है तो इसमें टेस्टिस प्रेजेंट हैं बट एक्सटर्नल जेनिटालिया फेमिनाइज्ड और एटिपिकल, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनिटालिया वो फीमेल्स जैसी लग रही है या फिर वो एटिपिकल है। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू दी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इसमें ये होता है कि एंड्रोजेंस को जो है वो रिस्पॉन्स सही से नहीं हो रहा होता, तो इसको हम कहते हैं दी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। डिफेक्ट जो होता है वो एंड्रोजन के रिसेप्टर्स में होता है।
फिर एक इसमें है दी ओवो टेस्टिकुलर DST। तो इसमें ये है कि 46XX 46XY से ज़्यादा कॉमन है। इसमें ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू दोनों ही प्रेजेंट होंगे, यानी ओवो टेस्टिस और जेनिटालिया इसमें भी बिल्कुल एटिपिकल होगी। डायग्नोजिंग डिसऑर्डर्स बाय दी सेक्स क्रोमोसोम्स। डायग्नोजिंग के लिए हम 2 हार्मोन्स यूज़ करते हैं। तो इसमें एक टेस्टोस्टेरोन है और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। अगर हम देखें कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा है, दोनों का लेवल ज़्यादा है, तो ये चीज़ होती है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में। अगर हम देखें कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम है, तो ये चीज़ हमें मिलेगी टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटिंग ट्यूमर में। तो और एक्सोजेनस एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स में। तो इन दोनों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम होगा। इसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये जितने भी ऐसे हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, इनको हमने इसको गोनाडिज्म कहना है। ये है तो हाइपोगोनाडिज्म ही, लेकिन जिसमें LH का लेवल ज़्यादा है वो प्राइमरी यानी हाइपरगोनाडोट्रोपिक प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है, और जिसमें LH का लेवल भी कम है वो हाइपोगोनाडोट्रोपिक सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म है। जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए वो है तो फॉर्म ऑफ हाइपोगोनाडिज्म ही। फिर हमने LH का लेवल देखना है सेकेंडली। अगर LH का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो प्राइमरी है, और अगर LH का लेवल भी कम है तो फिर वो सेकेंडरी है। तो उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिंग डिसऑर्डर्स बाय फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 2 चीज़ों को देखना है, एक यूट्रस को और एक ब्रेस्ट को। अगर यूट्रस है लेकिन ब्रेस्ट नहीं है तो ये हाइपोगोनाडोट्रोपिक प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म इन जीनोटिपिक फीमेल, यानी कि ये हाइपोगोनाडिज्म ही की फॉर्म होगी। तो इसमें जो है वो यूट्रस प्रेजेंट होगा लेकिन ब्रेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा। अब अगर हम देखें कि यूट्रस प्रेजेंट नहीं है लेकिन ब्रेस्ट प्रेजेंट है, तो ये मुलेरियन एजेनेसिस में होगा और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इन जीनोटिपिक मेल। ये एक वाहिद ऐसा है जो मेल में हो रहा है। इसमें ब्रेस्ट प्रेजेंट है लेकिन यूट्रस प्रेजेंट नहीं है, तो ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इन जीनोटिपिक मेल। तो ये चीज़ हमने ऊपर यहाँ पे भी पढ़ी थी 46XY DST में कि एक्सटर्नल जेनिटालिया फेमिनाइज्ड होंगे और एटिपिकल होंगे। तो ये चीज़ जो है वो हमें इसमें मिलेगी कि इसमें ब्रेस्ट भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि जेनिटालिया भी एटिपिकल होगी और ब्रेस्ट भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन यूट्रस अल्ट्रासाउंड करने पे यूट्रस नज़र नहीं आएगी। इसके बाद आती है एरोमाटेज डेफिशिएंसी। तो अब हम देखते हैं दी एरोमाटेज डेफिशिएंसी। एरोमाटेज एक ऐसा एंजाइम है जो डिफरेंट एंड्रोजेंस को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा होता है। इनएबिलिटी टू सिंथेसाइज एंडोजिनस एस्ट्रोजन, जो जब ये एंजाइम नहीं रहेगा तो फिर एंडोजिनस एस्ट्रोजेंस नहीं बनेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है ये। ड्यूरिंग फीटल लाइफ DHEA ये एक स्टेरॉइड है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फीटल एड्रेनल ग्लैंड्स। तो ये फीटल के एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन बाय द प्लेसेंटा। और अब क्योंकि एरोमाटेज नहीं है तो इस वजह से ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा बाय द प्लेसेंटा एंड इज़ कन्वर्टेड टू टेस्टोस्टेरोन पेरिफेरली। तो ये जब एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन ऑफ बोथ फीमेल इन्फेंट की इसमें विजुअलाइजेशन होने लगेगी, यानी कि मेल अपीयरेंस होने लगेगी, एटिपिकल जेनिटालिया हो जाएगा। एंड मदर में भी इफेक्ट्स कुछ नज़र आने शुरू हो जाएंगे जैसे एक्नी, हिर्सोटिज्म, क्योंकि जो एंड्रोजेंस होते हैं फीटस के वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद आती है दी एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि DHEA क्या होता है। तो इसमें जो है वो DHEA है जो है वो जो फीटस के एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है वो है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन is a hormone that your body naturally produces in the adrenal gland. DHEA help produce other hormones including testosterone and estrogen. इसी DHEA ने जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना था विद द हेल्प ऑफ एरोमाटेज एंजाइम। नेचुरल DHEA level peaks in early adulthood and then slowly fall as you age. 5-alpha reductase डेफिशिएंसी में है दी ऑटोसोमल रिसेसिव सेक्स लिमिटेड टू जेनेटिक मेल्स।
तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, इसमें 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये एक ऐसा एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। इनएबिलिटी टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एटिपिकल जेनिटेलिया अंटिल पुबर्टी। अब इसमें क्योंकि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है वो नहीं बन रहा, लेकिन इसमें टेस्टोस्टेरोन तो प्रेजेंट होता ही है, तो इसमें जो है वो एटिपिकल जेनिटेलिया होगी, लेकिन सिर्फ पुबर्टी तक। व्हेन द इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन कॉजेज मैस्कुलिनाइजेशन है, जिसके बाद टेस्टोस्टेरोन खुद ब खुद इंक्रीज होकर मैस्कुलिनाइजेशन करवा देगा, यानी इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया करवा देगा। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल्स आर नॉर्मल, फिर लेवल्स जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे और एल एच इज़ नॉर्मल और इंक्रीज्ड। इंटरनल जेनिटेलिया नॉर्मल, इंटरनल जेनिटेलिया तो वैसे ही नॉर्मल होता है इसमें। इसको ज़्यादा था कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन सिंड्रोम इज़ द फेलियर टू कंप्लीट पुबर्टी। तो इसमें कंप्लीट पुबर्टी नहीं हो पाती, उसका फेलियर हो जाता है। फॉर्म ऑफ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। तो ये जो है ये हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म की एक फॉर्म है। डिफेक्टिव माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स द सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स टू डेवलप। तो इसमें माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स इफेक्ट होती है और ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के बीच जो है वो सही से डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इन द हाइपोथैलेमस। वो जो डिफेक्टिव माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स हुई थी उसकी वजह से हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, नहीं सही से हो रही होती। और ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के फेलियर की वजह से हाइपोस्मिया और एनोस्मिया हो जाती है, यानी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो अफेक्ट हो जाती है। डिक्रीजिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH और टेस्टोस्टेरोन, इसमें सारे के सारे हार्मोन्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी होएगी क्योंकि स्पर्म काउंट जो है वो लो हो जाएगा इन मेल्स, और फीमेल्स में एमेनोरिया हो जाएगी, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद आता है 64 पेज में प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स, लेकिन ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने 663 पेज तक कवर कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज 664 सेक्शन 3 रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पैथोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स। प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स में यहाँ पे दिए हुए एक प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम, और एक इसमें है प्लेसेंटा प्रीविया, वाजा प्रीविया और प्लेसेंटल अब्रप्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम को। इट इज़ फॉर्मली कॉल्ड मॉर्बिडली अडेरेंट प्लेसेंटा। जो गलत तरीके से अडेरेंट प्लेसेंटा होगा, यानी कि बहुत अडेरेंट होगा, स्टिक हुआ होगा, मॉर्बिडली स्टिक हुआ होगा, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम। एबनॉर्मल इन्वेजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू इनटू द यूट्राइन वॉल। तो इसमें जो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है इसकी एबनॉर्मल इन्वेजन हुई होगी इनटू द यूट्राइन वॉल, यानी कि यूट्राइन वॉल के अंदर ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू की इन्वेजन हुई होगी एबनॉर्मली, जो कि इन्होंने हमें ये डायग्राम ए में भी शो की हुई है। प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू की एबनॉर्मल इन्वेजन जो है वो यूट्रस की मायोमेट्रियम में हुई हुई है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में है प्रायर सी सेक्शन और दी अदर यूट्राइन सर्जरी। तो इसमें सी सेक्शन है और अदर यूट्राइन सर्जरी है। एरियाज ऑफ द यूट्राइन कैरिंग इम्पेयर द नॉर्मल डिसीजुलाइजेशन। तो इसमें जो है वो प्रायर सी सेक्शन हो सकती है और यूट्राइन सर्जरी, किसी ना किसी सर्जरी की वजह से जब यूट्राइन स्कैरिंग हो जाती है, यानी कि वहाँ पे यूट्रस जो है वो हार्ड किस्म की हो जाती है, इट इम्पेयर्स अ नॉर्मल डिसीजुलाइजेशन। डिसीजुलाइजेशन को हम देख लेते हैं। इसके बाद है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इंक्रीज इन मैटरनल एज और मल्टीपैरिटी भी रिस्क फैक्टर्स हैं। 3 टाइप्स डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन। ट्रोफोब्लास्ट की इन्वेजन पे जो है वो डिपेंड कर रही हैं 3 टाइप्स। एक इसमें प्लेसेंटा एक्रेटा है, प्लेसेंटा इंक्रेटा है और प्लेसेंटा परक्रेटा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले प्लेसेंटा एक्रेटा, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि डिसीजुलाइजेशन क्या होती है। डिसीजुलाइजेशन रेफर्स टू द फंक्शनल एंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। कुछ फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो होते हैं विद इन द एंडोमेट्रियम टू फॉर्म द डिसीजुअल लाइनिंग। एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ताकि वो डिसीजुअल लाइनिंग बना सके इनटू विद द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स। उस डिसीजुअल लाइनिंग के अंदर फिर ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होती है। दीज चेंजेस इंक्लूड द रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स एंड इंपॉर्टेंट द डिफरेंशिएशन ऑफ द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल फिब्रोब्लास्ट सेल्स इनटू द TSCs।
तो इस चेंजेस में एक तो रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स है और इसमें एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो DSCs में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी डिसीजुअल स्ट्रोमल सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो इसमें एक तो ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे और दूसरा इसमें जो एंडोमेट्रियल के स्ट्रोमल सेल्स हैं वो डिसीजुअल स्ट्रोमल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। तो इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं डिसीजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब हमको यूट्राइन सर्जरी या कोई सी सेक्शन होता है तो फिर यूट्राइन स्कैरिंग हो जाती है और उसकी वजह से नॉर्मल डिसीजुअलाइजेशन वाला जो प्रोसीजर है वो अब नहीं सही से हो रहा होता है, तो ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसके बाद हमने देखा है कि प्लेसेंटा एक्रेटा जो है वो अटैचेस टू दी मायोमेट्रियम इंस्टेड ऑफ ओवरलाइंग डिसीजुआ बेसिलिस। इसमें जो है वो अटैचमेंट हो जाएगी प्लेसेंटा की मायोमेट्रियम के साथ, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ ओवरलाइंग डिसीजुआ बेसिलिस के इंस्टेड ऑफ की बजाय जो है वो मायोमेट्रियम में हो जाएगी विदाउट इन्वेडिंग इट, लेकिन इसकी इन्वेजन नहीं हो रही होगी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल प्लेसेंटा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एंडोमेट्रियम है, फिर मायोमेट्रियम है और ये सरोसा के 3 टाइप्स, सरोसा की 2 टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं, एक इसमें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सरोसा। तो यहाँ पे प्लेसेंटा एक्रेटा में जो है वो प्लेसेंटा डायरेक्टली मायोमेट्रियम के साथ अटैच हो गया है, बीच में एंडोमेट्रियम नहीं रही। इसने ओवरलाइंग डिसीजुआ बेसिलिस, ये एंडोमेट्रियम के अंदर ही डिसीजुआ बेसिलिस बनती है जब डिसीजुअलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लेसेंटा डायरेक्टली मायोमेट्रियम के साथ अटैच हो गया। मायोमेट्रियम के जो ऊपर एक एंडोमेट्रियम थी जो कि अब डिसीजुआ बेसिलिस बन चुकी थी, उसके साथ अटैच नहीं हुआ बल्कि डायरेक्टली मायोमेट्रियम के साथ अटैच हुआ हुआ है और इसमें कोई इन्वेजन भी नहीं हो रही, इन्वेडिंग कोई भी नहीं हो रही। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। प्लेसेंटा इंक्रेटा, इट पार्शली इन्वेड्स इनटू दी मायोमेट्रियम। अब यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो पार्शली इन्वेड हो गया इनटू दी मायोमेट्रियम। पहले वाले में उसने इन्वेजन नहीं की, दूसरे में उसने पार्शली इन्वेजन कर दी है, जो कि हमें डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आता है प्लेसेंटा परक्रेटा। फिर प्लेसेंटा परक्रेटा में क्या है, कम्प्लीटली इन्वेड्स, इसने कम्प्लीटली इन्वेड कर दिया, यहाँ तक कि हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं परफोरेट्स। इसने परफोरेट कर दिया थ्रू दी मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम पूरी की पूरी क्रॉस कर दी है एंड सरोसा को भी कवर कर दिया है और एडजेसेंट ऑर्गन्स तक जा चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लैडर, अगर ब्लैडर तक चला गया तो हीमाटोरिया भी हो सकता है। प्रेजेंट्स विद डिफिकल्टी सेपरेटिंग प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। अब इसमें ये होगा क्योंकि ये मॉर्बिडली अडेरेंट प्लेसेंटा होता है तो इसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे होते आफ्टर द फीटर डिलीवरी एंड सीवर पोस्टमार्टम हेमोरेज, इस वजह से पोस्टमार्टम हेमोरेज हो जाता है। अपॉन अटेम्प्टेड मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, जब हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ऑफन एक्सट्रैक्टेड इन पीसीज, और फिर प्लेसेंटा जो है वो एक्सट्रैक्टेड इन पीसीज हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। दिस इज द अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस। इसमें प्लेसेंटा की अटैचमेंट जो है वो सर्विक्स के इंटरनल ओस के साथ हो जाएगी। अब प्रीव्यू ऑफ द प्लेसेंटा इज विजिबल थ्रू द सर्विक्स, यानी कि हम सर्विक्स के ऊपर प्लेसेंटा आया होगा तो हम देख सकते हैं कि सर्विक्स के ऊपर प्लेसेंटा विजिबल है। रिस्क फैक्टर्स भी इसके भी वही प्रायर सी सेक्शन है और मल्टीपैरिटी। प्रेजेंट्स विद द पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग इन 3rd ट्राइमेस्टर। इसमें यह होता है कि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है इन 3rd ट्राइमेस्टर। लो लाइंग प्लेसेंटा लोकेटेड लेस दैन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम, ये लेस दैन 2 सेंटीमीटर जो है वो लोकेटेड होगा, उससे दूर होगा, लेस दैन 2 सेंटीमीटर, बट नॉट कवरिंग, लेकिन इंटरनल सर्वाइकल ओस को कवर नहीं कर रहा होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। इसमें यह है कि इंटरनल सर्वाइकल ओस से उसे लेस दैन 2 सेंटीमीटर दूर होना है, लेकिन उसने सर्वाइकल ओस को कवर नहीं करना। वाजा प्रीविया, फीटल वेजल्स रन ओवर, फीटल वेजल्स ने ऊपर से गुजरना है और लेस दैन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम, या फिर उन्होंने लेस दैन 2 सेंटीमीटर फार होना है, अवे होना है फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ओस। इंटरनल सर्वाइकल ओस के या तो फीटल वेजल्स ने ऊपर से गुजर जाना है या उन्होंने लेस दैन 2 सेंटीमीटर इससे दूर होना है। रिस्क फैक्टर्स में है द विलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। विलामेंटस इंसर्शन का ये मतलब है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की इंसर्शन प्लेसेंटा की बजाय कहीं और हो गई है, अब नॉर्मल इंसर्शन हो गई है अम्बिलिकल कॉर्ड की। इट इंसर्ट्स इन द कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन रेदर देन प्लेसेंटा। इसने कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन में अटैच हो जाना है बजाय इसके कि ये प्लेसेंटा में
होता। इसकी वजह से फीटल वेसल्स ट्रैवल टू प्लेसेंटा अनप्रोटेक्टेड बाय वाटर और जेली। अब क्योंकि वो प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल वेसल्स जो है अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नहीं हुआ, तो अब जो फीटल के वेसल्स हैं उन्होंने तो प्लेसेंटा तक जाना ही जाना है जैसे वो नॉर्मली जाते हैं। तो अब फीटल वेसल्स जो हैं वो अब प्लेसेंटा तक जाएंगे अनप्रोटेक्टेड बाय वाटर और जेली, यानी कि अब उनको प्रोटेक्ट करने वाली वाटर और जेली जो तब होनी चाहिए अगर अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा में नॉर्मली अटैच हो रहा होता, तो वेसल्स अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर वाटर और जेली से प्रोटेक्ट होकर जा रहे होते। लेकिन अब क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड की इंसर्शन ठीक से नहीं हो रही, इस वजह से फीटल वेसल्स जो हैं वो अपना नॉर्मल पाथवे तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन अब उनके वो अम्बिलिकल कॉर्ड वाली वाटर और जेली को नहीं मिलेगी, तो ये प्रोटेक्टेड नहीं होंगे बाय लॉफ्ट और दी सेकेंचुरिएट प्लेसेंटा। तो इसमें प्लेसेंटा जो है इसको बायलॉफ्ट भी कहते हैं और स्कैंचुरिएट का मतलब होता है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा। इसको मज़ीद देख लेते हैं। इसमें प्लेसेंटा जो है वो रिटेन्ड हो जाता है। प्रेजेंट्स विद द पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग, तो इसमें जो है वो पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग होगी। फीटल ब्लड फ्रॉम द इंजर्ड वेसल्स, तो ये जो पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी ये उसमें फीटल वेसल्स से आ रही होगी जो कि अब प्रोटेक्टेड नहीं रहे थे, तो अब वो इंजर्ड हो गए हैं, तो उनकी वजह से पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। अपॉन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, और ये तब होगा जब मेम्ब्रेन्स भी रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो फीटल ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, इंजर्ड होंगे, लेकिन साथ में मेम्ब्रेन्स भी रप्चर होंगे। अकम्पनीड बाय द फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज़, और जाहिर है कि जब ब्लड लॉस हो रहा होगा तो फीटल हार्ट रेट की एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाएंगी, फीटस को ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा। मे लीड टू द फीटल डेथ, और इस वजह से फिर फीटल की डेथ भी हो सकती है। फ्रॉम एक्सैंग्विनेशन, एक्सैंग्विनेशन कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सीवर ब्लड लॉस, तो सीवर ब्लड लॉस की वजह से फीटस की डेथ भी हो सकती है। प्लेसेंटल अब्रप्शन, इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये सेकेंचुरिएट प्लेसेंटा क्या होता है। सेकेंचुरिएट lobes of placenta are associated with the retained placenta, हाँ, and hence postpartum infection and hemorrhage। तो इसमें ये है कि जो प्लेसेंटा है उसके कुछ लॉब्स बन जाते हैं, सेकेंचुरिएट लॉब्स उन्हें हम कहते हैं, उसके अंदर प्लेसेंटा रिटेन्ड रहता है और इस वजह से वो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन और हेमोरेज की रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। द सेकेंचुरिएट प्लेसेंटा इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, ये एक मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है। एंड द अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड रिकॉग्निशन ऑफ विच इन द एंटीनेटल पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसकी रिकॉग्निशन अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी से कर लें इन द एंटीनेटल पीरियड, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें यह है कि प्लेसेंटा के लॉब्स बन गए हैं, उन लॉब्स के अंदर प्लेसेंटा रिटेन्ड रह रहा है, और रिटेन्ड टिश्यू कोई भी होगा तो वो इन्फेक्शन और पोस्टमार्टम हेमोरेज के रिस्क को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये एक मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है और ये अल्ट्रासोनोग्राफी में भी डिटेक्ट हो सकती है, और अगर हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेक्ट करना बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाजा प्रीवियम में एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ज़्यादा रिस्क होती है ना वो फीटस को होती है, मदर को इतनी रिस्क नहीं होती। वाजा प्रीवियम में ज़्यादा जो रिस्क में आ रहा है वो फीटस आ रहा है। प्लेसेंटा प्रीवियम में मदर रिस्क में आ रही होती है, वाजा प्रीवियम में फीटस रिस्क पे आ रहा होता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटाए, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्रस प्रायर टू द फीटल डिलीवरी। अगर डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा यूट्रस से सेपरेट हो जाए तो इसको हम कहेंगे प्लेसेंटल अब्रप्शन। इसके रिस्क फैक्टर्स में है मैटरनल हाइपरटेंशन, अगर मैटरनल हाइपरटेंशन है, या प्रीक्लम्सिया एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोटीनूरिया हो रहा होता है और हाइपरटेंशन हुई होती है मदर को, और स्मोकिंग, कोकेन यूज़, एब्डोमिनल ट्रॉमा, प्रेजेंट्स विद अब्रप्ट पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर। अब इसमें क्या है कि अब्रप्ट और पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, जबकि हमने प्लेसेंटा प्रीविया में ये पढ़ा है कि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। अब यहाँ से हम प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल अब्रप्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में जो वजाइनल ब्लीडिंग है वो पेनलेस है, हो ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर में रही है। प्लेसेंटल अब्रप्शन में जो ब्लीडिंग है वो अब्रप्ट और पेनफुल है, होना इसने भी थर्ड ट्राइमेस्टर में है। इट कैन लीड टू द मैटरनल हाइपोवोलेमिक शॉक, इससे हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है मदर, ड्यू टू द हेमोरेज, क्योंकि हेमोरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, एंड डिसएमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन तक भी जा सकती है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर फ्रॉम द इंजर्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जब इंजर्ड हो जाता है तो उसमें से टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है,
जो कि इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन करवा सकता है। फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, फीटस को भी इसमें रिस्क है। हाइपोक्सिया हो सकता है फीटस में। मे बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर बोथ मदर एंड फीटस है। तो ये कंडीशन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है फॉर बोथ मदर एंड फीटस। अब वादा प्रेविया फीटस के लिए था, प्लेसेंटा प्रेविया मदर के लिए रिस्की था, जबकि प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है वो मदर और फीटस दोनों के लिए रिस्की है, लाइफ थ्रेटनिंग है। अब यहाँ पे इन्होंने मेच्योर किया हुआ नॉर्मल प्लेसेंटा। नॉर्मल प्लेसेंटा यहाँ पे अपर पार्ट पे होता है और इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड भी यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। प्लेसेंटा प्रीविया में जो है वो प्लेसेंटा की जो लोकेशन है वो अपर होने के बजाय लोअर है और इसकी वजह से हमें सर्विक्स में जो है वो प्लेसेंटा इसमें नज़र आ रहा होगा। प्लेसेंटा प्रीविया में अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस, तो इंटरनल सर्वाइकल ओस में हमें प्लेसेंटा नज़र आ रहा होगा प्लेसेंटा प्रीविया में। इसके बाद हमने देखा वादा प्रीविया। तो वादा प्रीविया में ये फीटल वेजल्स का यहाँ पे शो किया हुआ है, इस वजह से इन्होंने अम्बिलिकल कॉर्ड को डार्क ब्लू कर दिया, ज़्यादा ब्लू कर दिया एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये वेजल्स का इसमें जो है वो मसला हो जाता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन में प्लेसेंटा की लोकेशन तो बिल्कुल नॉर्मल जगह पर है, लेकिन इसमें जो है वो प्री मेच्योर सेपरेशन हो गई है प्लेसेंटा की यूट्रस से, जिसकी वजह से ये हेमोरेज नज़र आ रहा है। इसमें हेमोरेज स्टार्ट हो गया है। तो ये हमने डायग्राम्स को देख लिया। इसके बाद आता है यूट्राइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर इज़ द फुल थिकनेस डिसरप्शन ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो जो यूट्राइन वॉल है उसकी पूरी की पूरी थिकनेस जो है उसकी डिसरप्शन हो जाएगी। रिस्क फैक्टर्स है प्रायर सी सेक्शन यूजली अकर्स ड्यूरिंग लेबर इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। तो इसमें है कि प्रायर सी सेक्शन जो कि बहुत सी इन चीज़ों का रिस्क फैक्टर है, यूजली अकर्स ड्यूरिंग लेबर इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, और ये ज़्यादातर जो है वो लेबर के दौरान हो रहा होता है। तो एब्डोमिनल ट्रॉमा, इसकी रीजंस में एक प्रायर सी सेक्शन है, एब्डोमिनल ट्रॉमा है, और ये ज़्यादातर जो है वो लेबर के दौरान हो रहा होता है। प्रेजेंट्स विद द पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग। अगर हम देखें कि पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो ड्यूरिंग लेबर हो रही है। फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज़, तो ये प्रेजेंटेशन इसकी होती है फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज़ यानी ब्रैडिकार्डिया। ईजिली पैल्पेबल फीटल पार्ट्स पैल्पेबल होंगे ईजिली, एंड द लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। फीटल स्टेशन के लॉस होने का मतलब ये है, स्टेशन कहते हैं उस पार्ट ऑफ पेल्विस को जहाँ पे फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट अपीयर हो रहा हो। फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो उसका हेड हो सकता है, उसके बटक्स हो सकते हैं, शोल्डर हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कोई फीटल स्टेशन डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा, कोई प्रेजेंटिंग पार्ट हमें नहीं नज़र आ रहा होगा। पैल्पेबल फीटल पार्ट्स हमें जो है वो पता चल रहे होंगे। और फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज़ हुई होंगी, जाहिर है जब ब्लीडिंग हो रही है तो ब्रैडिकार्डिया तो फीटस में होगा ही। प्रेजेंट्स विद द पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही होगी, और ये जो है ये ज़्यादातर लेबर के दौरान होता है। वैसे ये उसके अलावा भी हो सकता है यूट्राइन रप्चर, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी के लेबर के दौरान होता है। इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर बोथ मदर एंड फीटस, ये भी दोनों मदर और फीटस दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। इसके बाद आता है पोस्टमार्टम हेमोरेज, जैसे ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी। अब डिलीवरी के बाद अगर ब्लड लॉस हो और वो नॉर्मल से ज़्यादा ग्रेटर हो, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो आफ्टर डिलीवरी, तो इसे हम कहेंगे पोस्टमार्टम हेमोरेज हो गया है। लीडिंग कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड, ये MCQ में भी चीज़ पूछी जा सकती है। जो लीडिंग कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो मैटरनल यानी कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ सबसे ज़्यादा हो रही हैं उनका नंबर 1 कॉज जो है वो पोस्टमार्टम हेमोरेज है। इटियोलॉजी इसकी 4 T से हम याद रख सकते हैं। एक है टॉन, ठीक है, 4 T से हम इसकी जो है वो याद रख सकते हैं इसकी इटियोलॉजी। तो इसमें एक तो है टोन में है द यूट्राइन एटोनी, यानी कि यूट्रस की जो टोन है उसका लॉस हो गया है, तो यूट्रस जो है वो सॉफ्ट और बोगी यूट्रस हो गई है। ये मोस्ट कॉमन है, टोन का लॉस होना सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है फॉर दी पोस्टमार्टम हेमोरेज। उसके बाद इसमें ट्रॉमा भी हो सकता है, जैसे लैसरेशंस, इंसिजन्स और यूट्राइन रप्चर वगैरह। यूट्राइन रप्चर हमने पहले ही पढ़ लिया। फिर टिश्यूज़ हो सकते हैं जैसे रिटेंडेड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन और थ्रोम्बिन यानी कोगुलोपैथी। ट्रीटमेंट इसका है द यूट्राइन मसाज और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, यूट्राइन मसाज और ऑक्सीटोसिन से हम पोस्टमार्टम हेमोरेज की ट्रीटमेंट करेंगे।
इफ़ रेफ्रैक्टरी, अगर ये उससे ना ट्रीट हो, तो सर्जिकल लाइगेशन ऑफ द यूट्राइन और द इंटरनल आइलिक आर्टरीज, तो फिर हम सर्जिकल लाइगेशन कर देंगे यूट्राइन और इंटरनल आइलिक आर्टरीज की। फर्टिलिटी इज़ प्रिजर्व्ड सिंस ओवेरियन आर्टरीज प्रोवाइड कोलेटरल सर्कुलेशन है। फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड रहेगी क्योंकि ओवेरियन आर्टरीज जो है उनकी हमने लाइगेशन नहीं की और वो कोलेटरल सर्कुलेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं, इस वजह से फर्टिलिटी तो प्रिजर्व्ड ही रहेगी। इसके बाद आती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन अ साइट अदर देन द यूट्रस। तो इसमें जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसकी इम्प्लांटेशन हो गई है यूट्रस के अलावा किसी और साइट पर। मोस्ट ऑफन इन दी एम्पूला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, ज़्यादातर ये जो इसकी इम्प्लांटेशन है ये एम्पूला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब पे हो रही होती है। एम्पूला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब असल में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पे जो है वो oocytosperm जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, एग्जाइगोट बनाते हैं। तो वहाँ पे जो है वो मोस्ट ऑफन जो है वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी यानी ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो रही है। रिस्क फैक्टर्स में है ट्यूबल पैथोलॉजीज, कोई ना कोई ट्यूब की पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे स्कैरिंग हो सकती है फ्रॉम दी सेल्फिंजाइटिस, तो स्कैरिंग हो सकती है। स्कैरिंग जो है वो इन्फेक्शन की जो है वो क्रॉनिक आउटकम होती है। तो सेल्फिंजाइटिस यानी कि फ्लोपियन ट्यूब का कोई इन्फेक्शन हुआ था पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से एंड रिज़ल्ट में स्कैरिंग हो गई। और सर्जरी, अगर कोई सर्जरी करवाई है तो उसके बाद भी एडिशंस वगैरह जो हैं वो फ्लोपियन ट्यूब्स में हो सकती हैं। प्रीवियस इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले ये कंडीशन हो चुकी है, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इट प्रेजेंट्स विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग, अब इसमें जो ब्लीडिंग है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही में हो जानी है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर तक जाने वाली बात ही नहीं है। इसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ब्लीडिंग करवा देनी है और साथ में लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो रही होगी। ओफन क्लिनिकली मिस्टेकन फॉर अपेंडिसाइटिस है, इसकी जो पेन है ना वो अपेंडिसाइटिस को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रही होती है। अपेंडिसाइटिस की पेन वो होती है जो अम्बिलिकस से स्टार्ट होती है और रेडिएट हो जाती है टू द राइट साइड है, तो ये उस पेन को रिजेंबल कर रही होती है। सस्पेक्ट इन पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ एमनोरिया, तो उसमें हम सस्पेक्ट कर सकते हैं जिसमें एमनोरिया हुआ हो। तो वैसे तो हमें लगेगा कि अपेंडिसाइटिस हुई हुई है, लेकिन अगर एमनोरिया भी साथ में हुआ हुआ यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी हुई हुई है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी का केस है। लोअर देन एक्सपेक्टेड राइज इन द ह्यूमन कोरियोनिक ड्रॉपिन बेस्ड ऑन डेट्स, तो इसमें जो है वो जितना हमें एक्सपेक्टेड था कि ह्यूमन कोरियोनिक ड्रॉपिन राइज होगा उससे वो लो होगा, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से एससीजी का लेवल लो होगा। कंफर्म विद अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से तो ये बिल्कुल ही कंफर्म हो जाती है। विच मे शो दी एक्स्ट्रा ओवेरियन एडनेक्सल मैस, एडनेक्सल मैस कहते हैं किसी लंप को जो ओवरीज या फ्लोपियन ट्यूब के करीब या उनके ऊपर कहीं पे बना हो। तो एक्स्ट्रा ओवेरियन यानी ओवरी से हटकर जब हम कोई एडनेक्सल मैस देखेंगे तो वहाँ से हमें सस्पेक्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी मिथोट्रिक्सेट है और सर्जरी है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में है कि एक तरफ उन्होंने नॉर्मल प्रेगनेंसी शो की हुई है, दूसरी तरफ उन्होंने इक्टोपिक प्रेगनेंसी शो की हुई है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या है कि यहाँ पे जो है वो एक ओवरी है और फ्लोपियन ट्यूब है, तो यहाँ से ओवरी से जो है वो oocyte रिलीज़ हुआ और इसने जो है वो एम्पूला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब पे इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई और उसके बाद फिर इसने अपनी जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस पे कर दी। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन एक टॉपिक प्रेगनेंसी में जो फ्लोपियन ट्यूब है उधर कहीं भी पे जो है वो उसकी इम्प्लांटेशन हो सकती है फर्टिलाइज्ड ओवम की, ज़्यादातर ये एम्पूला पे होती है। तो यहाँ पे उन्होंने फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट्स असल में शो किए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, सबसे पहले जो पार्ट आता है वो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। फिर उसके बाद एक येलो पार्ट आता है, इसे हम कहते हैं हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्यूबल रप्चर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होती है कि ट्यूब का रप्चर हो सकता है। उसके बाद आता है एम्पूला विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट। एम्पूला जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है। और उसके बाद आता है इनफंडिबुलम, जो ब्लू कलर का पार्ट है वो है इनफंडिबुलम। और यहाँ पे जो फिम्ब्रिया आए हैं वो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये पर्पल कलर के शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये सारी ट्यूब के जो पार्ट्स हैं वो शो किए हुए हैं। इनमें से कहीं भी जो है वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइट इसकी एम्पूला यानी मोस्ट कॉमन साइट है। और ट्यूबल रप्चर के जो मोस्ट कॉमन साइट है वो इस्टमस है। इसके बाद आता है हाइडाटिडिफॉर्म मोल। हाइडाटिडिफॉर्म मोल जो है वो सिस्टिक स्पेलिंग ऑफ द कोरियोनिक विलाई
एंड द प्रोलिफ्रेशन ऑफ द कोरियोनिक एपिथेलियम ओनली ट्रोफोब्लास्ट। तो इसमें जो है वो कोरियोनिक विलाई की सिस्टिक स्वेलिंग हो रही होती है, यानी सिस्ट लाइक स्वेलिंग ऑफ द कोरियोनिक विलाई इसमें हो रही होती है, और प्रोलिफ्रेशन ऑफ द कोरियोनिक एपिथेलियम, और कोरियोनिक एपिथेलियम की इसमें प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है। तो कोरियोनिक एपिथेलियम के अंदर ही ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, तो उन ट्रोफोब्लास्ट की जो है वो प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है, और कोरियोनिक विलाई की सिस्टिक स्वेलिंग हो रही होती है हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल में। इट प्रेजेंट्स विद वजाइनल ब्लीडिंग, ई मिसेज, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही होगी, मिसेज यानी वॉमिटिंग हो रही होगी, यूट्राइन एनलार्जमेंट मोर देन एक्सपेक्टेड है, तो यूट्राइन एनलार्जमेंट हुई होगी, बल्कि पेल्विक प्रेशर महसूस हो रहा होगा, यानी कि प्रेशर पेल्विस में प्रेशर महसूस होएगा, पेन हो रही होगी। एसोसिएटेड विद द ह्यूमन कोरियोनिक ड्रॉपिंग मीडिएटेड सेक्वाइले, तो इसमें है कि ह्यूमन कोरियोनिक ड्रॉपिंग मीडिएटेड चेंजेस भी इसमें आ रहे होंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म उसमें हो सकती है, क्योंकि इसकी जो अल्फ़ा सब यूनिट होता है एससीजी का वो टीएसएच को रिजम्बल करता है, इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो रही होगी। थीका ल्यूटीन सिस्ट, ये ओवेरियन फॉलिकल्स की कुछ सिस्ट होती हैं वो बन रही होंगी। हाइपरइमिसिस ग्रेविडेरम, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग जो है वो आ रही होगी पेशेंट को। और अर्ली प्रीक्लम्सिया, और प्रीक्लम्सिया जो है वो बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से भी पहले हो रहा होगा। ये सारी फाइंडिंग्स जो हैं ये हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल की हैं, जिसमें कोरियोनिक विलाई की एक सिस्टिक स्वेलिंग हो गई है और कोरियोनिक एपिथेलियम की प्रोलिफ्रेशन हो रही है, यानी उसके अंदर वाले ट्रोफोब्लास्ट की। ट्रीटमेंट हम इसकी करते हैं कि डायलेशन एंड कराटेज, जो डायलेशन और कराटेज कर देते हैं विद और विदाउट मीथोट्रेक्सेट, और हम एससीजी के लेवल्स को भी इसमें मॉनिटर करते हैं। इसमें एससीजी के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो उसके बाद आता है कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल। तो हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल के ना 2 टाइप्स होती हैं, एक इसमें पार्शियल मोल है और एक इसमें कंप्लीट मोल है। तो जो कंप्लीट मोल है उसकी कैरियोटाइप होती है 46XX और 46XY, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो 46XX है। और पार्शियल मोल की जो कैरियोटाइप है वो है 69XXX और 69XXY और 69XYY, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स है मोस्ट कॉमनली ई न्यूक्लिएटेड एग प्लस सिंगल स्पर्म। तो इसके कंपोनेंट्स में हमें मिलेगा कि एक ई न्यूक्लिएटेड एग है और साथ में एक स्पर्म है। सब्सिक्वेंटली डुप्लीकेट्स है पैटर्नल डीएनए, तो पैटर्नल डीएनए की डुप्लीकेशन भी हो रही है। और पार्शियल मोल में हमें 2 स्पर्म्स मिलेंगे और एक एग मिलेगा, यानी कि जब हम इनकी वो रिमूवल करके इसको चेक करेंगे कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं इस मोल के अंदर, तो हमें कंप्लीट मोल में सिर्फ एक ई न्यूक्लिएटेड एग और एक स्पर्म मिलेगा, जबकि पार्शियल मोल में हमें 2 स्पर्म्स और प्लस 1 एग मिलेगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट्स सब्सिक्वेंटली डुप्लीकेट्स पैटर्नल डीएनए, सिंगल स्पर्म जो है वो उसमें डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी हो रही होगी। हिस्टोलॉजी, अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो उसमें हमें हाइड्रोपिक विलाई नज़र आएगा और ट्रोफोप्लास्ट की डिफ्यूज़ और सर्कमफ्रेंशियल प्रोलिफ्रेशन मिलेगी, हाइड्रोपिक विलाई मिलेगा और ट्रोफोप्लास्ट की सर्कमफ्रेंशियल और डिफ्यूज प्रोलिफ्रेशन मिलेगी। जबकि पार्शियल मोल में ओनली सम विलाई आर हाइड्रोपिक, तो पार्शियल मोल में सिर्फ कुछ ही विलाई हाइड्रोपिक होंगे। फोकल एंड द मिनिमल ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन है, और इसमें फोकल यहाँ कहीं कहीं पे यानी पैचेस बने होंगे प्रोलिफ्रेशन के, या मिनिमल भी इसको कह सकते हैं कि बहुत ही कम इसमें ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन हो रही होगी। तो इसमें देखते हैं कि ये हाइड्रोपिक का क्या मतलब है। तो हाइड्रोपिक विलाई, इसमें सबसे पहले तो ये कुछ इमेजेस आ गई हैं। इन इमेजेस में जो है वो हाइड्रोपिक विलाई की अपीयरेंस शो की हुई है, हिस्टोलॉजी में किस तरह के दिखेंगे। इसके बाद है व्हाट इज़ हाइड्रोपिक विलाई, दीज फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट सो कॉल्ड हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ विलाई। तो इसमें जो हाइड्रोपिक विलाई में असल में हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ विलाई हो रही होती। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे लिए एक टर्म होती है कि हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ विलाई, एक हमारे लिए एक टर्म है, इट रिप्रेजेंट्स एन इंट्राविलस एक्यूमुलेशन। तो ये जो टर्म होती है इसका असल मतलब ये होता है कि इंट्राविलस एक्यूमुलेशन हो गई है ऑफ द स्ट्रॉन्गली सल्फेटेड म्यूको सब्सटेंसेज, यानी कि विलाई के अंदर सल्फेटेड म्यूको सब्सटेंसेज की एक्यूमुलेशन हो गई है, रदर दैन द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, ना कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हुई है। तो हमारे लिए एक हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ विलाई यानी कि वाटर से रेलिवेंट डीजनरेशन ऑफ विलाई एक टर्म होती है। तो उन्होंने कहा है कि इस टर्म का असल मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो गई है और विलाई की डीजनरेशन हो रही है, बल्कि
इसका मतलब ये होता है कि विलस के अंदर, विलाय के अंदर स्ट्रॉन्गली सल्फेटेड म्यूको सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन हो गई है। तो हाइड्रोपिक विलाय जो हैं वो असल में वो एक डिजनरेटेड विलाय होते हैं और उनके अंदर जो है वो सल्फेटेड म्यूको सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन हुई होती है, ना कि वो वाटर की वजह से हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है बेशक नाम इसका हाइड्रोपिक विलाय है, लेकिन इसमें समय विलाय के अंदर म्यूको सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोपिक विलाय। अब यहाँ पे है हाइड्रोपिक विलाय, हिस्टोलॉजी में नज़र आएगा सर्कमफ्रेंशियल डिफ्यूज ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और ट्रोफोप्लास्टिक की दोनों तरह से जो है वो प्रोलिफरेशन हो रही है, सर्कमफ्रेंशियल भी और डिफ्यूज़ भी। जबकि पार्शियल मॉल की हिस्टोलॉजी में विलाय, कुछ विलाय जो हैं वो हाइड्रोपिक हैं और उनमें ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन भी फोकल और मिनिमल है। फीटल पार्ट्स नो और येस, पार्शियल पार्ट्स, पार्शियल से पार्ट्स हम याद रख सकते हैं। तो पार्शियल मॉल के अंदर हमें फीटल पार्ट्स मिलेंगे, जबकि कंप्लीट मॉल के अंदर हमें कोई फीटल पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, नहीं नज़र आएंगे। स्टेनिंग फॉर द P57 प्रोटीन, अगर हम P57 प्रोटीन के लिए स्टेनिंग करें तो वो नेगेटिव होगी कंप्लीट मॉल में, पैटर्नली इम्प्रिंटेड है, क्योंकि उसकी इम्प्रिंटिंग हो गई होगी पैटर्नली। जबकि पार्शियल मॉल में वो मौजूद होगी मैटर्नली एक्सप्रेस्ड। पार्शियल मॉल इज़ P57 पॉजिटिव, ठीक है। यूट्राइन साइज़ कंप्लीट मॉल में इंक्रीज़ होगा, जबकि पार्शियल मॉल में नो चेंज। ह्यूमन कोरियोनिक एसिड ड्रॉपिंग का लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा कंप्लीट मॉल में, जबकि थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा इन पार्शियल मॉल। इमेजिंग, हनीकम्ड यूट्रस और क्लस्टर्स ऑफ ग्रेव्स एंड स्नो स्टॉर्म ऑन अल्ट्रासाउंड। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए में तो हमें हनीकम्ड अपीयरेंस शो की हुई है, ये ऐसा लग रहा है जैसे क्लस्टर्स ऑफ ग्रेव्स हों, तो ये कंप्लीट मॉल की अपीयरेंस है। जबकि अल्ट्रासाउंड में हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो है वो डार्क पैचेस यहाँ पे शो किए हुए हैं, डार्क राउंड पैचेस। तो ये वाली अपीयरेंस जो है ये अल्ट्रासाउंड में नज़र आएगी, इसे हम कहते हैं स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ये नज़र आएगा, जबकि ये जो ए वाला है वो हमें ग्रॉसली नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो पार्शियल मॉल है उसमें फीटल पार्ट्स हमें नज़र आएंगे। तो रिस्क ऑफ इन्वेसिव मॉल, इन दोनों मॉल जो है ना ये इन्वेसिव मॉल तक भी जा सकते हैं, यानी कि इनकी कॉम्प्लिकेशन है कि ये इन्वेसिव मॉल तक जा सकते हैं। कंप्लीट मॉल का जो चांस है वो 15 to 20% है, जबकि पार्शियल मॉल का चांस लेस देन 5% है। रिस्क ऑफ कोरियो कार्सिनोमा, ये मैलिग्नेंसी तक भी जा सकते हैं, कोरियो कार्सिनोमा तक, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कंप्लीट मॉल में सिर्फ 2% रिस्क है, पार्शियल मॉल में रिस्क बहुत ही रेयर है। तो कोरियो कार्सिनोमा को देखते हैं। दिस इज़ द रेयर मैलिग्नेंसी ऑफ द ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू। तो ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू जो कोरियोनिक विलाय में होता है उसकी ये रेयर मैलिग्नेंसी है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू के अंदर जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, उनकी ये रियल मैलिग्नेंसी है विदाउट कोरियोनिक विलाय प्रेजेंट। तो इसमें अच्छा कोरियोनिक विलाय इसमें नहीं होगा, इसमें ट्रोफोप्लास्टिक की मैलिग्नेंसी होगी, उसमें उसके दोनों सेल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट भी और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट भी, लेकिन इसमें कोरियोनिक विलाय प्रेजेंट नहीं होगा। मोस्ट कॉमनली अकर्स आफ्टर एन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, ये ज़्यादातर किसी ना किसी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद ही हो रहा होता है, जैसे हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल, एबॉर्शन वगैरह। कैन अकर नॉन गेस्टेशनली इन गोनाड्स, और गोनाड्स में तो ये प्रेगनेंसी के अलावा भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि गोनाड्स के कुछ अपने ट्यूमर्स में भी ये इसका नाम आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है वो अफेक्ट कर रहा हो, ये गोनाड्स में नॉन गेस्टेशनल यानी प्रेगनेंसी के अलावा भी हो रहा होता है, ये टेस्टिस और ओवरीज में। इट प्रेजेंट्स विद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसकी प्रेजेंटेशन होती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के थ्रू, और इसमें ह्यूमन कोरियोनिक एनाट्रोपिन मीडिएटेड सेक्वाइली, डिसिपनिया, ठीक है, इसमें लंग्स वाली फाइंडिंग में मिल रही हैं जैसे डिसिपनिया और हिमोप्टिसिस। तो ये जो फाइंडिंग है ये लंग्स से रेलिवेंट है, वो क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें हीमाटोजेनस स्प्रेड टू लंग्स हो रहा है, ठीक है। हीमाटोजेनस स्प्रेडिंग लंग्स होता है, जिसको कैनन बॉल मेटास्टेसिस इसकी होती है, जो कि उन्होंने ये बी डायग्राम में शो की हुई है कि लंग्स के अंदर कुछ बॉल्स हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, लाइट, बिल्कुल ही लाइट है, ग्रे कलर की, लेकिन प्रोमिनेंट हो रही है। तो ये कैनन बॉल मेटास्टेसिस है ऑफ द कोरियो कार्सिनोमा इनटू लंग्स। ट्रीटमेंट इसकी भी मिथोट्रिक्सेट है। इसके बाद हम आते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो इसमें जो है वो एक गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है, एक प्री इक्लम्सिया होता है, एक इक्लम्सिया है और एक हेल्प सिंड्रोम है। तो ये 4 टाइप्स की जो है वो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। सबसे पहले तो इसमें है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ज़्यादा होगा आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो ये फाइंडिंग हमें 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद मिलेगी। नो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, इससे पहले कभी हाइपरटेंशन नहीं हुई होगी। नो प्रोटीनूरिया और एंड ऑर्गन डैमेज, कोई प्रोटीनूरिया और एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। हाइपरटेंशन प्रायर टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, अगर हाइपरटेंशन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले ही हो गया है तो इट सजेस्ट क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी कि ये एक प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन है। अब ये ज़्यादा देर तक चलेगा, प्रेगनेंसी के बाद तक भी चलेगा। तो ये एक हाइपरटेंशन जो है ये प्रेगनेंसी रेलिवेंट नहीं है। अब प्रेगनेंसी रेलिवेंट हाइपरटेंशन जो है वो 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद ही होती है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट में हम एंटी हाइपरटेंसिव को यूज़ करेंगे। इसमें एक हाइड्रोलाजीन है, अल्फा मिथाइल डोपा, लेबिटालोल एंड निफिडिपिन है। डिलीवर एट 37 to 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो डिलीवरी जो है वो हम 37 से लेके 39 वीक्स तक कर देते हैं। हाइपरटेंसिव मॉम्स लव निफिडिपिन है। तो इस तरीके से हम एंटी हाइपरटेंसिव को याद रख सकते हैं। ये वो 4 स्पेसिफिक हाइपरटेंसिव्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कोई और हाइपरटेंसिव हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे सकते, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं प्री इक्लम्सिया, न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन विद इधर प्रोटीनूरिया और एंड ऑर्गन डिसफंक्शन है। तो इसमें जो है वो हाइपरटेंशन हो रही है और उसके साथ प्रोटीनूरिया भी है और एंड ऑर्गन डिसफंक्शन भी है, जबकि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ना तो प्रोटीनूरिया थी और ना ही एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा था। आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, इसमें भी 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद ही होना है। ऑनसेट ऑफ प्री इक्लम्सिया बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन सजेस्ट मोलर प्रेगनेंसी। अगर प्री इक्लम्सिया 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि कोई मोलर प्रेगनेंसी है, जैसे हाइड्रोटेडिफॉर्म मोल है, कंप्लीट मोल या पार्शियल मोल, उनमें से कोई है। कोज्ड बाय दी एबनॉर्मल प्लेसेंटल स्पाइरल आर्टरीज, तो इसमें प्लेसेंटा के अंदर कुछ एबनॉर्मल स्पाइरल आर्टरीज बन जाती हैं जिनकी वजह से एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो रहा होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन और इस्कीमिया, EVI। तो AV के नाम से इसको याद रख सकते हैं। एंडोथीलियल डिसफंक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन और इस्कीमिया जो प्लेसेंटा के अंदर कुछ एबनॉर्मल स्पाइरल आर्टरीज के बनने की वजह से हो रहा है। रिस्क फैक्टर्स इसमें है हिस्ट्री ऑफ प्री इक्लम्सिया, इससे पहले भी कभी प्री इक्लम्सिया हुआ होगा, मल्टीफीटल गेस्टेशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, कोई पहले से ही हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स। इसमें एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ओबेसिटी है और एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स। कॉम्प्लिकेशंस में है प्लेसेंटल अब्रप्शन, इसकी कॉम्प्लिकेशन में प्लेसेंटल अब्रप्शन है, कोगुलोपैथी, रीनल फेलियर, पल्मोनरी एडीमा और यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। इट मे लीड टू द इक्लम्सिया और द हेल्प सिंड्रोम। तो इसमें प्लेसेंटल अब्रप्शन यानी कि प्लेसेंटा का प्री मेच्योर सेपरेशन हो जाना फ्रॉम दी यूट्रस बिफोर फीटल डिलीवरी, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। कोगुलोपैथी हो सकती है, रीनल फेलियर ये किडनीज को डैमेज कर रहा है, पल्मोनरी एडीमा लंग्स को डैमेज कर रहा है, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी और मे लीड टू द इक्लम्सिया को हम आगे पढ़ लेंगे, और हेल्प सिंड्रोम। ट्रीटमेंट इसकी एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं और इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट है। ये मैग्नीशियम सल्फेट हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें सीजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट डिलीवरी ही है। प्रोफाइल एक्सेस यानी इसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्पायरिंग को यूज़ कर सकते हैं। इक्लम्सिया में है द प्री इक्लम्सिया विद सीजर्स। अगर हम देखें कि प्री इक्लम्सिया हो रहा है यानी हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया और एंड ऑर्गन डिसफंक्शन सारा कुछ हो रहा है, लेकिन साथ में सीजर्स भी हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कलेक्टिवली इक्लम्सिया कहते हैं। डेथ ड्यू टू स्ट्रोक, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रोक की वजह से, और इंट्राक्रेनियल हेमोरेज यानी ब्रेन को अफेक्ट होगा, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी लंग्स को भी अफेक्ट होगा। ट्रीटमेंट इसकी जो है वो इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट है। ये बहुत ही ज़्यादा MCQs में आने वाली चीज़ है कि अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं और साथ में प्रोटीनूरिया यानी प्री इक्लम्सिया वाली फाइंडिंग्स भी हो रही हैं, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करेंगे, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव्स है और इमीडिएट डिलीवरी। इसकी और प्री इक्लम्सिया की जो ट्रीटमेंट है वो सेम है। हेल्प सिंड्रोम, दिस इज द प्री इक्लम्सिया विद द थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी ऑफ द लीवर।
तो थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी का मतलब ये है कि स्मॉल आर्टरीज या कैपिलरीज के अंदर माइक्रोस्कोपिक ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं। अगर ये वाली फाइंडिंग प्री क्लम्सिया के साथ हो रही हो तो हम इसे हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। ये चीज़ ज़्यादा जो है वो लीवर को डैमेज करती है। इसी वजह से हमें पहले हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, एच से हो गया हीमोलाइसिस, EL से हो गया एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, और LP से हो गया लो प्लेटलेट्स। ये फाइंडिंग्स हमें इसके साथ ही मिलेंगी। में अगर इन दी एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया, ये हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया के बगैर भी हो सकता है, वैसे उनके साथ भी हो सकता है। ब्लड स्मीयर जब देखेंगे तो उसमें सिस्टोसाइट्स हमें नज़र आएंगे। दे कैन लीड टू द हिपैटिक सब कैप्सुलर हीमाटोमास। तो हमें हिपैटिक यानी लीवर से रेलिवेंट कुछ सब कैप्सुलर हीमाटोमास भी इसमें बन जाते हैं। अगर उनका रप्चर हो जाए तो सीवर हाइपोटेंशन हो सकती है, और DIC यानी डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन भी हो सकती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर फ्रॉम द इंजर्ड प्लेसेंटा, क्योंकि टिश्यू फैक्टर इंजर्ड प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है। ट्रीटमेंट इसकी इमीडिएट डिलीवरी है, यानी इसमें एंटी हाइपरटेंसिव इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह नहीं देना, बल्कि इसकी ट्रीटमेंट सीधे सीधे इमीडिएट डिलीवरी है। तो उसके बाद आता है सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। इसके नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें जो है वो क्या होगा। सबसे पहले इसका दूसरा नाम जो है उसको हम कहते हैं ओटो कैवल कंप्रेशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड ओटो कैवल कंप्रेशन सिंड्रोम। ठीक है, ओटो कैवल कंप्रेशन सिंड्रोम सीन एट लेटर देन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है। तो ये भी 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद देखने वाली चीज़ है। सुपाइन पोजीशन, सबसे पहले जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन पर लेटा होगा, यानी कि बिल्कुल सीधा लेटा होगा। कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा एंड इंफीरियर वेना केवा बाय द ग्रेविड यूट्रस। उसके सीधा लेटने की वजह से एब्डोमिनल एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा की कंप्रेशन हो रही होगी ग्रेविड यूट्रस यानी कि डेवलपिंग यूट्रस की वजह से, जिसकी वजह से डिक्रीज प्लेसेंटल परफ्यूजन होगी। कैन लीड टू द प्रेगनेंसी लॉस। जब प्लेसेंटा की जो है वो परफ्यूजन यानी कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, और डिक्रीज वीनस रिटर्न हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है। रिलीव्ड बाय द लेफ्ट लेटर डिकोपिटस पोजीशन, इसलिए इसमें पोजीशन जो है वो लेफ्ट लेटर डिकोपिटस पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि साइड पे लेटना चाहिए, सीधे नहीं लेटना चाहिए। गायनाकोलॉजिक ट्यूमर एपिडेमियोलॉजी, ट्यूमर एपिडेमियोलॉजी यानी कि ट्यूमर जो हैं वो किस रेट के साथ हो रहे हैं, इनकी इंसिडेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम इनकी इंसिडेंस देखते हैं US में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो सबसे ज़्यादा जो ट्यूमर हो रहा है वो एंडोमेट्रियल है, फिर ओवेरियन है, फिर सर्वाइकल है। ठीक है, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन और सर्वाइकल। सर्वाइकल कैंसर इज़ मोर कॉमन वर्ल्ड वाइड। यूनाइटेड स्टेट्स में तो सबसे ज़्यादा कॉमन एंडोमेट्रियल है और सबसे लेस कॉमन सर्वाइकल है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन सर्वाइकल है। इसलिए कि लैक ऑफ स्क्रीनिंग है, एक तो स्क्रीनिंग नहीं की जाती, और ह्यूमन पेप्लोमा वायरस का वैक्सीनेशन भी कोई भी नहीं की जाती। तो ये दो वजूहात की वजह से वर्ल्ड वाइड ज़्यादा कॉमन सर्वाइकल कैंसर है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा कॉमन एंडोमेट्रियल है। प्रोग्नोसिस देखें कि कौन सा जो है वो जल्दी ट्रीट हो जाता है और आसानी से ट्रीट हो जाता है, तो उसमें है CEO, सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल और ओवेरियन। तो सर्वाइकल की बेस्ट प्रोग्नोसिस है डायग्नोस्ड लेस देन 45 ईयर्स ओल्ड। इसको हम डायग्नोस कर लेते हैं 45 ईयर्स ओल्ड से पहले ही। एंडोमेट्रियल जो है वो मिडल एज है, मिडल एज में हो रहा होता है, अबाउट 55 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मिडल एज यानी 55 ईयर्स ओल्ड के बाद ही इसको डिटेक्ट हो रहा होता है। ओवेरियन की जो है वो वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, और ये मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड है, और ये मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड के बाद डिटेक्ट हो रहा होता है। CEOs ऑफन गो फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट एज दे गेट ओल्डर है, और CEOs जो हैं वो ये निमोनिक है कि हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि CEOs की जो प्रोग्नोसिस है वो बेस्ट टू वर्स्ट हो रही है एज दे गेट ओल्डर, जिस तरह एज भी ज़्यादा हो रही है। पहले 45 थे, फिर 55 थे, फिर 65 हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वल्वर पैथोलॉजी। तो वल्वर पैथोलॉजी को जो है वो उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक। तो नॉन नियोप्लास्टिक को आगे हमने 3 नेम्स हमें याद रखने होंगे। एक इसमें बार्थोलिन सिस्ट और एब्सेस है, लाइचन सेक्लेरोसस है, लाइचन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बार्थोलिन सिस्ट को। तो इसमें क्या है कि इसमें बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट की ब्लॉकेज हो गई है, कॉजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लैंड फ्लूइड। बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से
जो ग्लैंड है उसके जो फ्लूइड है उसकी एकुमुलेशन होने लगी है, मे लीड टू दी एब्सेस, ये एब्सेस तक भी जा सकता है। सेकेंडरी टू दी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन, अगर उसी ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लूइड के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो फिर एब्सेस तक बात चली जाएगी। इट यूजली अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स। तो इसकी जो पेरेंट्स है वो उन्होंने हमें ए वाली डायग्राम में शो की हुई है कि ये किस तरह का दिखता है, बार्थोलिन सिस्टर किस तरह की दिखती है। इसके बाद हमने देखा लाइजेन स्क्लेरोसिस, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है कैरेक्टराइज बाय द पोर्सिलेन वाइट प्लैक्स। तो इसमें कुछ वाइट प्लैक्स बन जाते हैं। डेट कैन बी हेमोरेजिक, इरोडेड और अल्सरेटेड। और वो प्लैक्स फिर आगे हेमोरेज, उनमें हेमोरेज भी हो सकता है, वो इरोड भी हो सकते हैं, उनमें अल्सर भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन प्लैक्स के ऊपर फिर बन सकती हैं। मे एक्सटेंड टू दी एनस प्रोड्यूसिंग फिगर 8 अपेयरेंस। और ये जो वाइट प्लैक्स हैं ये एनस तक भी जा सकते हैं और एक फिगर 8 की अपेयरेंस बना देते हैं, यानी कि इनकी जो अपेयरेंस है वो बिल्कुल 8 जैसी लगेगी, जैसे 8 लिखा हो। इंक्रीज इंसिडेंस इन द प्री पुबर्टल एंड द पेरी एंड द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। टू एक्सट्रीम्स वाली एज पर ये हो रहा है, एक तो प्री पुबर्टल जो पुबर्टी से भी पहले वाली फीमेल्स हैं, और एक मेनोपॉज के बाद वाली फीमेल्स या मेनोपॉज के दौरान वाली फीमेल्स। प्रेजेंट्स विद इंटेंस प्लूरिटस, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लूरिटस होगी, इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। डिस्पेरियूनिया यानी पेन ड्यूरिंग सेक्स, डिसयूरिया यानी पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिस्चीरिया यानी पेन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल्स। बिनाइन है बट स्लाइटली इंक्रीज रिस्क फॉर द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के रिस्क को स्लाइटली इंक्रीज कर देता है। लाइचन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, ये हाइपरप्लाजिया ऑफ द वल्वर स्क्वामस एपिथेलियम। इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो वाइट फ्लैक्स होते हैं लाइचन स्क्लेरोसिस में वो कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कुछ वाइट फ्लैक्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं अपर पार्ट पे। तो ये जो है वो लाइचन स्क्लेरोसिस की अपेयरेंस है। इसके बाद आता है लाइचन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, हाइपरप्लाजिया ऑफ द वल्वर स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसमें जो वल्वर स्क्वामस एपिथेलियम है उसकी हाइपरप्लाजिया हो गई है। प्रेजेंट्स विद लेदरी थिक वल्वर स्किन, तो वल्वर स्किन जो है वो लेदरी और थिक हो जाएगी। विद एनहांस्ड स्किन मार्किंग्स, और स्किन मार्किंग्स एनहांस हो जाएंगी ड्यू टू द क्रॉनिक रबिंग और स्क्रैचिंग। ठीक है, इसमें भी प्रोडेटस बहुत ही ज़्यादा होगा, तो क्रॉनिक रबिंग और स्क्रैचिंग की वजह से स्किन मार्किंग्स इंक्रीज हो जाएंगी और वल्वर की जो स्किन है, वल्वा की स्किन जो है वो थिक और लेदरी हो जाएगी। ये भी बिनाइन है लेकिन इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की रिस्क इंक्रीज नहीं होती। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की रिस्क तब इंक्रीज होगी जब वाइट प्लैक्स बन रहे होंगे जो कि लाइचन स्क्लेरोसिस में बनते हैं। अब आते हैं न्यूप्लास्टिक कंडीशंस की तरफ। तो इसमें एक तो वल्वल कार्सिनोमा है। दिस इज़ अ कार्सिनोमा फ्रॉम द स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ दी वल्वा। वल्वा को जो लाइन कर रहा होता है वो है स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसके अंदर से ये कार्सिनोमा राइज होता है। रेयर है, प्रेजेंट्स विद ल्यूकोप्लाकिया। ल्यूकोप्लाकिया भी वाइट प्लैक्स को कहते हैं, उसके साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। बायोप्सी ऑफन रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश कार्सिनोमा फ्रॉम दी अदर कॉजेज। बायोप्सी इसकी करनी पड़ती है ताकि इस कार्सिनोमा को अदर कॉजेज से डिस्टिंग्विश कर सकें। अब इसकी आगे जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रिलेटेड वल्वर कार्सिनोमा है और एक नॉन HPV वल्वर कार्सिनोमा है। तो जो सा HPV रिलेटेड वल्वर कार्सिनोमा है इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क HPV टाइप्स। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो हाई रिस्क टाइप होती है वो टाइप 16 और टाइप 18 होती है, तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है। रिस्क फैक्टर्स में है मल्टीपल पार्टनर्स और अर्ली कोइटार्चे कहते हैं फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स को, और यूजली इन रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स में हो रहा होता है। नॉन HPV वल्वर कार्सिनोमा यूजली फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग लाइचन स्क्लेरोसिस। ये वाला जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग लाइचन स्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशन है। जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइचन स्क्लेरोसिस स्लाइटली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की रिस्क को इंक्रीज कर देता है। तो ये नॉन HPV जो है वो वाली टाइप होती है जो लाइचन स्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशन में हो रही होती है। फीमेल्स मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड आर अफेक्टेड। इसमें मोर देन 70 ईयर्स वाली फीमेल है जबकि HPV वालों में रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल्स हैं। इसके बाद आता है द एक्स्ट्रा मेमोरी पेजेट डिजीज़, इंट्रा एपिथेलियल एडिनो कार्सिनोमा। तो इसमें यह है कि जो मेमोरी होता है वो ब्रेस्ट को कहते हैं, तो ब्रेस्ट के अलावा जो पेजेट डिजीज़ है उसकी बात हो रही है। तो इसमें इंट्रा एपिथेलियल एडिनो कार्सिनोमा है। ठीक है, इसमें एडिनो कार्सिनोमा इंट्रा एपिथेलियल बन जाता है, यानी एपिथेलियम के अंदर एक एडिनो कार्सिनोमा बन गया है। कार्सिनोमा इन सिटू, लो रिस्क ऑफ अंडरलाइंग कार्सिनोमा।
ये कार्सिनोमा इन सिटू होता है। लो रिस्क ऑफ अंडरलाइंग कार्सिनोमा वर्सेस पैचर डिजीज होता है ब्रेस्ट विच इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी अंडरलाइंग कार्सिनोमा। अब इसमें यह है कि पैचर डिजीज जो यहाँ पे होती है उसके अंदर रिस्क ऑफ कार्सिनोमा होता तो है, लेकिन उसकी रिस्क इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ब्रेस्ट के ऊपर पैचर डिजीज़ जो होती है उसमें रिस्क कार्सिनोमा की जितनी होती है। प्रेजेंट्स विद प्लूरिटस, एरिथेमा, क्रस्टिंग एंड अल्सर्स। तो ये इन्होंने हमें डी वाली डायग्राम में शो किया हुआ है कि प्लूरिटस होगी, इसमें अल्सर्स हो रहे होंगे, एरिथेमा हो रही यानी रेडनेस हुई होगी, क्रस्टिंग हुई होगी। तो ये सारा कुछ उन्होंने डी वाली डायग्राम में शो किया है। सी वाले में उन्होंने हमें कार्सिनोमा फ्रॉम दी स्क्वामस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वल्वा शो किया हुआ है। उसके बाद आता है इम्परफोरेट हाइमन, इनकम्प्लीट डिजनरेशन ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ हाइमन। हाइमन के सेंट्रल पोर्शन की डिजनरेशन इनकम्प्लीट होती है। एकुमुलेशन ऑफ वजाइनल म्यूकस एट बर्थ, जिसकी वजह से वजाइनल म्यूकस जो होता है उसकी एकुमुलेशन होती रहती है एट बर्थ। तो सेल्फ रिजॉल्विंग बल्ज इन इंट्रोइटस, तो वजाइनल ओपनिंग पे एक बल्ज बन जाता है जो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। इफ़ अनट्रीटेड लीड्स टू दी प्राइमरी एमनोरिया, ये प्राइमरी एमनोरिया भी करवा सकता है। साइक्लिक एब्डोमिनल पेन एंड हिमाटोकोल्पोस, यानी कि एकुमुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इन वजाइना, इसे कहते हैं हिमाटोकोल्पोस। बल्जिंग एंड द ब्लूइश हिमनल मेम्ब्रेन, और इसमें जो हिमनल मेम्ब्रेन है उसकी बल्जिंग हुई होती है, वो ब्लूइश हुआ होता है क्योंकि उसकी डिजनरेशन जो है वो सेंट्रली नहीं होती, तो वो एक तरह का प्लग बना देता है जिसकी वजह से वजाइनल म्यूकस भी वहाँ पे जो है वो बिल्डअप होने लगता है और वहाँ पे एक बल्ज बन जाता है। और इसमें प्राइमरी एमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुएशन भी इसमें स्टार्ट नहीं हो रही होती क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड की एकुमुलेशन जो है वो वजाइना में ही होने लग जाती है। ये सारी फाइंडिंग्स इम्परफोरेट हाइमन में मिलती हैं। इसके बाद आते हैं वजाइनल ट्यूमर्स। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, एक इसमें क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा है और एक इसमें सार्कोमा बोट्रियोइडिस, ठीक है, बोट्रियोइडिस। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो यूजली सेकेंडरी टू दी सर्वाइकल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो ये जो वजाइना का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है ये ज़्यादातर पहले से सर्विक्स वाले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही की कॉम्प्लिकेशन होती है। प्राइमरी वजाइनल कार्सिनोमा इज़ रेयर, प्राइमरी इसके लिए होना बहुत ही रेयर चीज़ है। इसके बाद आता है क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा, इट अराइजेस फ्रॉम द वजाइनल एडिनोसिस। तो ये जो क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा होता है ये वजाइनल एडिनोसिस से अराइज होता है, जिसका मतलब ये है परसिस्टेंस ऑफ द ग्लैंडुलर कलमनर एपिथेलियम इन द प्रॉक्सिमल वजाइना। जो प्रॉक्सिमल वजाइना है वहाँ पे ग्लैंडुलर कलमनर एपिथेलियम की परसिस्टेंस रहती है। इट फाउंड इन फीमेल्स हु हैड एक्सपोजर टू द डाईइथाइलस्टिलबेस्टेरॉल इन यूटरो। तो ये उन फीमेल्स में देखा गया जिनमें डाईइथाइलस्टिलबेस्टेरॉल की एक्सपोजर हुई हुई थी टू देयर यूट्रस। तो ये चीज़, ये जो डाईइथाइलस्टिलबेस्टेरॉल है ये कैस्ट्रोजन जैसा हार्मोन होता है और ये अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था किसी ज़माने में, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो ये उस ज़माने में अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए फीमेल्स यूज़ करती थी, तो उसकी वजह से ये वजाइनल एडिनोसिस हो रही होती है। सार्कोमा बोट्रियोइडिस, ये एक एम्ब्रियोनल रैप्डोमायोसार्कोमा का वेरिएंट है, ठीक है, यानी कि ये एम्ब्रियोलॉजी से रेलिवेंट है। तो रैप्डोमायोसार्कोमा का एक वेरिएंट है। इट अफेक्ट्स फीमेल्स लेस देन 4 ईयर ओल्ड, ये उन फीमेल्स में होगा जो 4 ईयर से कम है। स्पिंडल शेप्ड इसमें सेल्स होंगे। डेस्मिन पॉजिटिव, डेस्मिन इनमें पॉजिटिव होगा। प्रेजेंट्स विद अ क्लियर ग्रेप लाइक पॉलीपॉइड मैस, इसमें एक क्लियर ग्रेप लाइक और पॉलीपॉइड मैस जो है वो इमर्ज हो रहा होगा फ्रॉम वेजाइना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाइकल पैथोलॉजी।